नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप राजकुमार जैन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। आज हमारा थोड़ा सेटअप जो है वो थोड़ा चेंज है, बिकॉज दीपावली का समय है और ऑफिस का थोड़ा रिनोवेशन चालू है। इसकी वजह से मैं अपने पुराने ऑफिस के सेटअप में बैठा हूँ और आप लोगों से वहीं से ही रूबरू हो पा रहा हूँ। तो थोड़ा सेटअप बहुत अच्छा नहीं है, तो आप उसको कंसीडर करिए। बिकॉज सेटअप को नहीं, हमको बातों को समझना है। वो जो चेंजेस आए उन चेंजेस को समझना है। तो मेरा एक बार वापिस से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा मैं, कि इस दौर में जब आपको लग रहा है कि हाँ, इंश्योरेंस में कुछ चेंजेस हुए हैं और उन चेंजेस की वजह से हमको कुछ अपने आप के चेंजेस करने हैं, उस दौर में आप मेरी बातों को सुनने के लिए आए हैं, आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि इन बातों को बहुत गहराई से आपको बताने की कोशिश करूं। ये चेंजेस की वजह क्या है और इन चेंजेस के हमारे बिजनेस में क्या इम्पेक्ट पड़ने वाले, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पिछले 17 सालों का जो मेरा अनुभव है, जो इंश्योरेंस को बहुत करीबी से समझा है, जाना है, सर्कुलर को पढ़ने की जो अभी हैबिट्स है, लोगों से बात करने की जो हैबिट्स है, सोल्यूशन प्रोवाइड करने की जो हैबिट है, इन सारी चीजों से जो मेरे लाइफ के अनुभव है, राइट, जो हमेशा के समय के साथ मैं हमेशा अपने दोस्तों को बोलते भी आ रहा हूँ। तकरीबन 2021 से मैं रेगुलर ट्रेनिंग में हूँ और 2021 से लगातार मैं ये बात बता ही रहा हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत चेंजेस होने वाले हैं। कुछ ऐसे चेंजेस रहेंगे जो शायद हम लोगों के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। उनमें से कुछ चेंजेस ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं। आने वाले भविष्य में भी और बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं दोस्तों। और उसके लिए हम सभी को प्रिपेयर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, राइट। और एक इथिकल ट्रेनर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है, राइट, कि मैं आपको वो बातों से रूबरू कराऊं जो आपको जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैक्सिमम जगह ये हो रहा है कि चेंजेस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मिसगाइड हम लोग हो रहे हैं, है ना। फिर क्लब, अभी जो सर्कुलर में क्लब है के नाम से एक बहुत बड़ा चला, अभी लोगों में कैंपेन चला, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आया, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने वीडियोज बनाकर डाले। एक क्लॉ बैक हो रहा है, क्लॉ बैक में हमारा कमीशन वापस जाएगा, तो इस तरीके के बहुत सारे रूमर्स भी आए। तो मुझे बीच में लगा कि नहीं, मुझे एक बार आप लोगों से बात करना चाहिए। तो मैं अपने कामों में बिजी था, प्लान की इम्प्लीमेंटेशन करना है, बाकी के बहुत सारे चेंजेस थे। बट फिर भी सोचा कि एक बार कम से कम मैं आपसे रूबरू हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली पूछा कि सर कैसा होगा, यदि ये ऐसा हो गया तो फिर हमारा बिजनेस कैसा होगा। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार हम लोग रूबरू हो ही जाते हैं, बातें कर ही लेते हैं। इसलिए आज आप लोगों को सेशन बुलाया और बहुत कम शॉर्ट ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी प्रेजेंस यहाँ पर दी। इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, राइट। क्या मेरी आवाज आप सभी तक प्रॉपर तरीके से पहुंच पा रही है? एक बार मुझे प्लीज कंफर्म करें, बिकॉज अभी 1 घंटे का सेशन और 1 घंटे में हमको अपनी बातें करनी है, राइट। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग उस चीज को अच्छे से समझें, जाने कि मैं क्या आपसे बात कहना चाह रहा हूँ, किस तरीके से चीजें होने वाली है, राइट। क्या मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आप सभी तक पहुंच पा रही है दोस्तों? यस, मुझे कंफर्मेशन मिल गया आप लोगों की तरफ से कि आवाज मेरी प्रॉपर तरीके से पहुंचने वाली है। तो आज के जो बातें हैं, मैं मैक्सिमम बातें जो आपसे कहने वाला हूँ वो जो चेंजेस को लेकर के बातें हैं उनको ऊपर से, और जो हमारी इंश्योरेंस बिजनेस में जो नई चीजें आने वाली है और उसके लिए हमको अपने आप को किस तरीके से बदलना है, इन सारी बातों को लेकर के हम लोग बातें करेंगे, राइट। तो इसके ऊपर से मैंने 3 पॉइंट बनाए हुए हैं, वो 3 पॉइंट मैं आप लोगों के सामने का यहाँ पे शेयर कर देना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि वो 3 पॉइंट कौन कौन से जिसके ऊपर से आप और मैं बात करने वाले हैं, राइट। तो जस्ट अ मिनट, मैं आपको वो पॉइंट ओपन कर लेता हूँ मेरे एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर अपने कम्युनिकेशन को चालू करेंगे, उसके बेसिस पे ही आज हमारा सारा डिस्कशन चलेगा, राइट। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी स्क्रीन भी नजर आने लगी होगी। जो मैंने यहाँ पे, हालांकि हमारा जो पोस्टर आया था उसमें मैंने एक अलग टॉपिक लिखा था, कि पूरा एक बड़ा टॉपिक था, है ना, कि चेंजेस की वजह से हमारे बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पर यहाँ पे मैंने सिर्फ टॉपिक लिखा न्यू चेंजेस। तो ये न्यू चेंजेस है, इनको लेकर के हम बातें करेंगे और बिजनेस की भी बातें करने वाले पूरी। और आज के सेशन में हम ये 3 चीजें बातें करेंगे दोस्तों, इसलिए तीनों के मैंने पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाए कि वाई वाज द चेंजेस नीडेड। ये जो चेंजेस आए हैं, राइट, ये आईआरडी ने जो चेंजेस लाए हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को चेंजेस देने पड़े हैं, हर कंपनी को अपने अपने नए चेंजेस लेकर आने पड़े हैं। तो ये चेंजेस आने के पीछे की वजह क्या थी? क्योंकि मेरा हमेशा ऐसा मानना है, जो लोग मेरी ट्रेनिंग में आते रहते, जो मेरे कोर्सेज करते रहते हैं ना, मैं हमेशा ये बताने की कोशिश करता कि किसी भी चीज की वजह जान लीजिए, कि पानी क्यों बर्फ बनता है। यदि आपको पता चल जाएगा तो आपको कभी भी बर्फ बनाने में आसानी हो जाएगी, राइट। किसी भी चीज की वजह को जानिए। वजह को जानने से ये होता है कि उसकी चेंजेस के बारे में हमको पता चलेगा, और उस चेंजेस के क्या इम्पैक्ट होने वाला है ये भी पता चलेगा। तो हमेशा किसी भी चीज के रीजन को जानने की कोशिश कीजिए कि ये क्यों हो रहा है। तो आज मैं उसी के संबंध में आपसे बात करूंगा कि ये चेंजेस क्यों जरूरत पड़ी, ये चेंजेस को लाने की। जैसा कि कुछ साल पहले ही, जब हमारा 3 साल के बाद का हमारा सरेंडर वैल्यू था, उसको 2 साल किया गया था, फिर ये चेंजेस लाने की जरूरत क्यों पड़ गई, इतने कम ड्यूरेशन में क्यों जरूरत पड़ी?
यदि आपको याद होगा दोस्तों, तो पहले हम लोग 14 नंबर के टेबल में थे, फिर उसके बाद 814 के नंबर के टेबल पे आ गए, फिर हम 914 में आ गए, फिर हम 714 में क्यों आ गए? मैं तो मजाक में ये भी बोलता कि देखो हमारा डिमोशन हो गया। हम पहले 14 में थे, फिर 814 में गए, फिर 914 में गए, और 914 से हम सीधे 714 में आ गए, यानी 200 का डिमोशन हो गया, 200 पॉइंट का डिमोशन हो गया। ये हंसी मजाक की बात है, बट हमारे नंबर चेंजेस हुए, क्यों हुए? यदि आईआरडी को यदि ये डेटा आ ही रहा था, तो वो 814 के समय हो जाता या फिर 914 के समय हो जाता। इतने कम ड्यूरेशन में वापिस से प्लान को क्यों चेंज करना पड़ गया? तो थोड़ा कभी लॉजिक लगाने की कोशिश करें तो हमको पता चलेगा कि इतने कम ड्यूरेशन में चेंजेस क्यों आए, राइट? तो आज हम वो समझने की कोशिश करेंगे कि चेंजेस की जरूरत क्यों पड़ गई। सेकेंड नंबर का पॉइंट हमारा रहेगा कि हु विल बी द मोस्ट अफेक्टेड बाय द चेंजेस, और इस चेंजेस के द्वारा सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला पर्सन कौन रहेगा, राइट? इन टर्म्स ऑफ कंपनी, इन टर्म्स ऑफ एजेंट, इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी होल्डर, हम तीनों को प्रॉपर बारी बारी समझने की कोशिश करेंगे कि ये चेंजेस हुए, इससे किसको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? और तीसरा नंबर का हमारा टॉपिक रहेगा कि शुड द एजेंट मेक द नेसेसरी चेंजेस, और आप लोगों को इस चेंजेस की वजह से अपने आप में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है क्या, या चेंजेस करना पड़ेगा क्या? क्योंकि 714 14 नंबर के बाद 814 में हमको मेजर कोई चेंजेस करने नहीं पड़े थे, हमको अपने ऊपर, राइट? 814 से 914 जब आया तब हमें अपने ऊपर बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन 914 से जब 714 में आए हैं, तो मुझे लगता है कि ये अलर्ट है। अब हमें समझना चाहिए कि यदि ये चेंजेस आ रहे हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर चेंजेस लाना पड़ेगा, राइट? ताकि हम इस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से कर पाए और प्रॉपर तरीके से इसको मार्केट आगे बढ़ा पाए, राइट? तो ये चेंजेस हमको लाना क्यों जरूरी है? तो मैंने तीन टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना, तीन टॉपिक के ऊपर जब बातें करूंगा, तो यकीन मानिए कि आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा तीसरे टॉपिक के बाद कि हमारा बिजनेस में इम्पैक्ट क्या होने वाला है, बिजनेस किस तरीके से करना रहेगा, हमको क्या क्या अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, और ये बदलाव लाने की जरूरत क्यों है, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, राइट? तो वन बाई वन हम लोग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो तीन टॉपिक हमारे रहने वाले हैं। क्या मैं कंफर्मेशन चाहूंगा चैट के द्वारा, क्या मेरी बात अब तक क्लियर हुई? ये तीन टॉपिक जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि जरूरी है? यदि आपको लगता है कि जरूरी है तो आपको लिखना है यस, राइट? यदि आपको लग रहा है कि जरूरी है टॉपिक के बारे में समझना जानना, क्योंकि आप यदि अपने मन से जाने, अपने मन में यदि क्वेश्चन करें कि 714 के बाद 814 में चेंजेस किए अपने 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 आपकी एजेंसी में, आपकी वर्किंग स्टाइल में कोई चेंजेस किए थे? नहीं किए। 814 से 914 में आए तब कोई चेंजेस किए थे? कोई भी चेंजेस नहीं किए। तो 714 में मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ कि ये चेंजेस करना अब जरूरी है? क्योंकि चेंजेस करना ही पड़ेगा, है ना? और ये चेंजेस को यदि हम लोग नहीं समझेंगे सही तरीके से, तो डेफिनेटली आने वाले समय में हमारे सामने बहुत हडल्स आएंगे। फिर लोग बोलेंगे सर ऑब्जेक्शन बहुत आ रहे हैं, ऑब्जेक्शन बहुत आ रहा है, और ये ऑब्जेक्शन के लिए आप ना जाने दुनिया भर के टैनर के पास जाना शुरू करेंगे। टैनर लोगों का धंधा वापिस शुरू हो जाएगा। और अभी मैंने टैनर लोगों का एक नया नाम रख दिया, उसका नाम है बहरूपिया। मैं अपने लास्ट सेशन में भी बोला था, जो मेरे कोर्सेज चल रहे हैं वहां पर ये नामकरण किया मैंने एल आई सी ट्रेनिंग ट्रेनर लोगों का, बहरूपिया। क्योंकि ये किसी जमाने में किसी पर्टिकुलर चीज के लिए मना करते थे, फिर धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करने लगे, फिर धीरे धीरे दूसरी चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी समय के साथ जो बदल रहा है, जो इथिकली काम कर नहीं रहा ना, जो इथिकली करेगा वो अपनी जगह पे स्ट्रांगली खड़ा रहेगा, लेकिन जो इथिकली काम नहीं करेगा वो समय के साथ बदलना शुरू करेगा। लोगों को बदलेगा, पार्टनर को बदलेगा, है ना? कभी अपने टॉपिक को बदलेगा, कभी बिजनेस के नेचर को बदलेगा। तो बदलाव इन लोगों में आने लगते हैं, वो जो बदलने लगता है उसकी क्या वैल्यू फिर? उसकी कोई वैल्यू होती है क्या? मेरी नजर में तो बदलने वाले की कोई वैल्यू नहीं है। जो इथिकली है, जो अपनी बातों में अडिग है, उसकी कोई वैल्यू होती है मार्केट में? समय के साथ बदलने का क्या मतलब, है ना? फिर जो चीज बदलती है उसको तो हम बोलते हैं कि रेट चेंज हो गए, वो लोग अपने रेट चेंज करेंगे। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर भागे, इसके लिए इनका नाम मैंने बहुत सोच समझ के रखा। ये बहरूपीय ये लोग हैं। अभी पहले आपको अलग प्लान के कॉम्बिनेशन को लेकर के बात करेंगे, नंबर बदल के वही कॉम्बिनेशन बना करके देना शुरू कर देंगे, फिर उसके बदल के कुछ और कॉम्बिनेशन देना शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे कोई कोर्स प्रमोट करने के लिए नहीं आ रहा, है ना, कि मैं आपको कोई कोर्स बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हकीकत क्या है, क्योंकि हम लोग इन्हीं के चक्कर में घूमते रहे हैं, है ना? तो इनके चक्कर में घूमने से ये हालत हो गई कि इनके चक्कर में रह रह करके हम कुछ बेजू बाबरा बन गए हैं। बेजू बाबरा आपको समझता है ना? जो बेचारे का दर बदर जिसको भटकना पड़ता, बहुत सारे एजेंट ऐसे पोजीशन पे पहुंच गए हैं। हकीकत है, और मैं सच बोलता हूँ ना, इसलिए कभी कभी चुपता हूँ। पर चुभने वाली हर चीज बुरी नहीं होती, इतना ध्यान में रखना। मैं आपको सिर्फ जगाने की कोशिश करता हूँ, सच्चे दिल से कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। यदि आपको फिर भी बहरूपे लोग ज्यादा पसंद आते हैं तो सेशन से आप जा सकते हैं,
राइट। और बहरूपीय लोग सब पसंद नहीं आते और हकीकत पसंद आती है, सच्चाई पसंद आती है, तो आप यहाँ पे बने रहिए क्योंकि इस सेशन से बहुत कुछ आपको मिलेगा। राइट। तो हम लोग वन बाई वन हम लोग अपनी बातों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। राइट। अभी जो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है आज के सेशन में, यदि कोई पैच दिख रहा होगा, कहीं पे बैकग्राउंड का प्रॉब्लम होगा, आप छोड़ दीजिए। आप तक मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए, मैं तो बोलूंगा आप आंखें बंद करके बैठ जाइए। 45 मिनट आंख बंद करके बैठिए, कोई तकलीफ नहीं है। देखने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ दिखाने वाला नहीं हूँ। बस आप तक मेरी आवाज पहुंच जाए, बस मेरी कोशिश यही है। राइट। तो आप बाकी की चीजें सब छोड़ दीजिए। ठीक है। तो अभी हम लोग पहले से अपने पहले टॉपिक के ऊपर हम लोग बढ़ेंगे कि हमको क्या ये चेंजेस आए क्यों। राइट। चेंजेस आ गए हैं। चेंजेस आने के बाद बहुत सारे वीडियो आ गए कि ये प्लान में चेंजेस आ गया, वो प्लान में चेंजेस आ गया। अभी मैं अपनी स्क्रीन यहाँ से हाइट मतलब जो वो शेयरिंग बंद करता हूँ ताकि मैं आप लोगों को भी देख पाऊँ। अब जो चेंजेस आ गए हैं, राइट, तो बहुत सारे लोगों ने आपको चेंजेस बताना शुरू कर दिया कि ये वाले प्लान में ये वाला चेंजेस आ गया है ना, सरेंडर वैल्यू के चेंजेस आ गए, प्रीमियम थोड़ा हाइक हो गया है, और उसके बाद ये चेंजेस हैं, वो एक दो दो तीन चेंजेस हैं वो, बाकी सब चेंजेस को छोड़ दिया गया। एक चेंजेस पकड़ लिया गया जिसको बोलते हैं क्लॉबैक, है ना। क्लॉबैक के बारे में किसी को जानकारी नहीं, लेकिन क्लॉबैक को बहुत बड़े लेवल पे किया गया। ऑल इंडिया लेवल पे उसको स्ट्राइक को लेकर के बातें की गई, दुनिया भर की चीजें आई। मैं भी ग्रुप में जुड़ा हूँ बहुत सारी, इसलिए मुझे पता चलता है, मैं बहुत मजा लेता हूँ। राइट। तो ये चेंजेस आए क्यों, पहले ये तो समझना चाहिए। तो पिछले कुछ सालों से, पिछले 8-10 सालों से हिंदुस्तान में मिस सेलिंग इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा बढ़ी है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हिंदुस्तान के अंदर मिस सेलिंग सबसे ज्यादा बढ़ी है। और ये मिस सेलिंग के लिए यदि आप ये बोले और बाकी जो टेनर बोलेंगे कि प्राइवेट कंपनी मिस सेलिंग कर रही है, नहीं, सबसे ज्यादा मिस सेलिंग के परसेंटेज बढ़े इंश्योरेंस में, LIC में। राइट। और जब LIC में मिस सेलिंग बढ़ी है, तो लास्ट ईयर ये हुआ कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये बात को रेस किया था कि इंश्योरेंस में मिस सेलिंग का परसेंटेज बहुत बढ़ते जा रहा है। और मिस सेलिंग यदि होने लगेगी तो पार्टी जो भी रहेगा, जो प्रोस्पेक्ट रहेगा, जो पॉलिसी होल्डर रहेगा, यदि उसको मिस सेल कर दिया गया है और यदि वो बाद में लगे, क्योंकि 30 दिन का समय है या 15 दिन का समय है, इससे पता नहीं चल पाता बंदे को कि ये पॉलिसी मेरी मिस सेल हुई है या क्या हुआ मेरे साथ। राइट। तो यदि उसके बाद 30 दिन के बाद यदि उस बंदे को कहीं से पता चला, इंफॉर्मेशन मिली कि ये तो गलत तरीके से सेलिंग कर दी गई है, अभी गलत तरीके से सेलिंग की गई, तो वो पॉलिसी होल्डर बोलता है कि मुझे पॉलिसी बंद करना है। अब बंद करना है तो बंद करने का ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज आपको कम से कम 2 साल तो पॉलिसी कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर के आप अपनी पॉलिसी को बंद कर सकते हैं। यानी मान लीजिए मैंने 50,000 रुपये का प्रीमियम पे कर दिया और मुझे लगा ये पता चला कि मेरे साथ मिस सेलिंग हुई। अब मैं मजबूरी ये, या तो मैं 50,000 देने का चुपचाप बैठ जाऊं, या 50,000 के बाद में को 1 साल और प्रीमियम पे करूं और उसके बाद मैं अपना सरेंडर वैल्यू लूं। राइट। तो इससे ये मतलब हो गया कि जो पॉलिसी होल्डर है वो कहीं ना कहीं चीटेड है ना। इंश्योरेंस एजेंट के द्वारा चीट हो रहा है, कहीं पे किसी विज्ञापन के द्वारा चीट हो रहा है, कहीं पे गलत तरीके से बातें की जा रही है, या किसी भी तरीके से उसको मिससेल किया जा रहा है। ये आप सोचिए कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात को रेस किया था लास्ट ईयर, आप लोगों को ध्यान में होगा तो। मैं ये नहीं बोलता कि सारी गलती की जड़ इंश्योरेंस एजेंट यानी LIC एजेंट है। मैं इंश्योरेंस एजेंट यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो आप अपने मतलब LIC एजेंट से समझ लीजिए उसको। राइट। तो इसका ये मतलब नहीं कि हर LIC एजेंट खराब है, नहीं। LIC एजेंट बहुत अच्छे भी हैं, बहुत इथिकली काम करने वाले हैं, सही तरीके से काम करने वाले हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी है जिससे आप डिनाई नहीं कर सकते कि वो ऐसे LIC एजेंट हैं जो मिस सेलिंग कर रहे हैं। राइट। अब ये मिस सेलिंग इस लेवल पे पहुंच गई कि पॉलिसी होल्डर की जब कंप्लेंट आने से शुरू होती है, जब इनके बारे में पता चला, तो भाई मिस सेलिंग रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पॉलिसी होल्डर को ऑप्शन मिलना चाहिए कि यदि पहले साल का भी प्रीमियम जमा हो गया तो भी वो पैसा वापस ले पाए। राइट। तो इसके लिए फिर IRD के पास ये रिक्वेस्ट है कि मिस सेलिंग को रोका जाए। राइट। तो मिस सेलिंग को रोका जाए, मिस सेलिंग को रोकने का फिर तरीका ये है कि या तो फिर हमारे जो इंश्योरेंस एजेंट हैं इनको सही तरीके से एजुकेट कर दिया जाए, पहला ऑप्शन ये बनता है। राइट। कि ये मिस सेलिंग किसी भी रूप में ना करें, ये बिजनेस के इथिक को समझे, बिजनेस की ऑनेस्टी को समझे, है ना, ये फाइनेंस का मैटर, इस फाइनेंस के मैटर को समझे। तो पहला मैटर तो ये था कि एजेंटों को समझा दिया जाए, पढ़ा दिया जाए। वो दूसरा मैटर ये था कि भाई ऑप्शन मिल जाए पॉलिसी होल्डर को कि यदि पहले साल का पैसा जमा करा तो वो उसके बाद भी पैसा निकाल सकता है। कूलिंग आप पे तो मिल जाएगा, कूलिंग आपके बाद रहेगा तो उसको सरेंडर वैल्यू मिलना चाहिए। सरेंडर वैल्यू को LIC ने IRD ने सपोज किया था प्रपोज कि 87% तक मिलना चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन एक सर्टेन लेवल पे उन्होंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने उसको एक्सेप्ट किया
और उन्होंने फर्स्ट ईयर के बाद ही सरेंडर वैल्यू का ऑप्शन दिया। यानी पहले 3 साल का हमको सरेंडर वैल्यू था, फिर 2 साल का हुआ और अब 1 साल का हो गया। और ये सरेंडर वैल्यू के चेंजेस की वजह से ये इम्पेक्ट हो रहा है कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जो लोग हम बोनस के रूप में अमाउंट दे पा रही थी कंपनियां, अब वो बोनस उतना अच्छा दे नहीं पाएंगी। बोनस नहीं दे पाएंगे तो इससे क्या होगा कि रिटर्न कम हो जाएंगे भविष्य में, और जब रिटर्न कम हो जाएंगे तो इससे अल्टीमेट लॉस होने वाला है पॉलिसी होल्डर का। राइट। तो हमारा कमीशन तो हमको मिलने वाला है, कमीशन का थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, उसके ऊपर से स्ट्राइक होना शुरू हो गई थी। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ। मुझे पता है कि शायद मुझे बहुत सारे लोग गाली दे सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, क्योंकि यदि मैं यूट्यूब में जिसको अपलोड करूंगा तो न जाने क्या क्या वो लोग बोल सकते हैं मुझे। राइट। तो वो चीजें भी हो सकती है, बट हकीकत है, आप कब तक उससे मुंह मोड़ोगे। राइट। तो ये चीजें यहाँ पर होना शुरू हो गई, वो ये चेंजेस की वजह से। तो ये सारे आईआरडी ने चेंजेस, मतलब ये रिपोर्ट की वजह से, ये एनालिसिस की वजह से आईआरडी ने सारे चेंजेस लेकर आई। तो ये चेंजेस लाने की सबसे बड़ी वजह थी मिस सेलिंग। अब इसके बाद भी यदि हम लोग मिस सेलिंग को कंटिन्यू करेंगे तो अब और कैसे चेंजेस आएंगे आपको पता है फिर। यदि इसके बाद भी मिस सेलिंग होती रहेगी तो शायद क्लॉबैक का भी ऑप्शन आ सकता है, जिस तरीके से लिखा है। तो जो क्लॉबैक को लेकर के रूमर्स फैलाए जा रहे थे, वो क्लॉबैक इस कंडीशन पे हो सकता है कि यदि आपकी कहीं पे मिस सेलिंग पता चलती है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं समझ पाया हूँ इतने सालों में इंडस्ट्री को, वो जितने सालों में वर्क नेचर को समझ पाया हूँ, बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूँ कि क्लॉबैक उस कंडीशन पे हो सकता है जब आप मिस सेलिंग करेंगे। अदरवाइज क्लॉबैक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि पॉलिसी होल्डर यदि आपकी कंप्लेंट कर देता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा समझना है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग, मैं बार बार आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये मेरा मानना है कि यदि पॉलिसी होल्डर यदि कंप्लेंट करता है कि मेरे साथ मिस सेलिंग हुई है, मुझे गलत तरीके से इंफॉर्मेशन दी गई है और इस तरीके से मुझे पॉलिसी बेची गई है, उस पॉलिसी की बेचने की वजह से फिर जो एजेंट रहेगा, हो सकता है उसको कमीशन वापस करना पड़े 1 साल के बाद या 2 साल के बाद भी। वहां पे क्लॉबैक का प्रॉब्लम है। तो जो लोग सही तरीके से काम करेंगे उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है। और जो लोग मिस सेलिंग करेंगे, जो जैसे कि सपोज करिए कि पैडअप को लेकर के जीवन उमंग को किस तरीके से मिस सेलिंग कराई गई। पैडअप एक अलग फीचर था, उसके फीचर्स को लेकर के मिस सेलिंग करा दी गई। वो मिस सेलिंग ही थी, 3 साल पैसा भरो, 2 साल पैसा भरो, 5 साल पैसा भरो। डेट इज अ कंप्लीटली मिस सेलिंग ना। वो मिस सेलिंग को लेकर के यदि किसी बंदे ने कंप्लेंट कर दिया, उस समय पे फिर ये होगा कि आपने गलत बेचा था, गलत तरीके से बेचा था, इसलिए आपसे पैसा कमीशन वापस लिया जाएगा, वो आपका पॉलिसी होल्डर का सरेंडर करेगा पॉलिसी। उस कंडीशन पे हो सकता है। तो जिन लोगों को शायद गलत तरीके से प्रैक्टिस करने की आदत होगी, उनको ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि हाँ मिस सेलिंग करेंगे तो शायद क्लॉबैक का ऑप्शन होगा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा समझना है। शायद इस तरीके से आने वाले समय में सर्कुलर भी हमारे सामने आ जाए। आपको मेरी बात समझ में आ रही? मेरी बात समझ में आ रही तो मुझे लिखिए क्लियर। क्या मेरी बात क्लियर है तो क्लियर लिखना, नहीं है तो नहीं लिखना। मेरी बात से एग्री करेंगे तो मुझे बताना, नहीं करेंगे तो मत बताना। मतलब मत बताना मतलब मुझे बोलो कि डिसएग्री। जो मैं बात कह रहा हूँ, क्योंकि आप सही, क्योंकि आप किसी की जिंदगी की इंश्योरेंस निकाल रहे हैं, आप किसी का लाइफ इंश्योरेंस निकाल रहे हैं। आप समझिए मेरी बात को। और लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे डेथ होने के बाद पैसा मिलेगा। और यदि उस कंडीशन में यदि आपने उसको मिस सेल किया है, मतलब आपने एक इंसान को नहीं मिस सेल किया, आपने उसकी पूरी फैमिली को मिस सेल किया है। आपने उसकी फैमिली को गलत तरीके से बताया है, गलत तरीके से समझाया है। राइट। तो इससे इसका एक बहुत बड़ा एक अपराध है मेरी नजर में। तो ये तो मिस सेलिंग करना है अपने आप में वो बहुत बड़ा अपराध है। इसमें यदि आपका कमीशन वापिस ले लिया मतलब बहुत सस्ते में निपट गए। आप समझो मेरी बात। मिस सेलिंग करने से यदि पता चला कि आपकी मिस सेलिंग है और ये मिस सेलिंग हो रही है, करवाया जा रहा है आज भी, और आगे जाकर के और भी ज्यादा मिस सेलिंग होंगी, आप यकीन मानो मेरा। हो सकता है कि भविष्य में लोग बोनस बढ़ा बढ़ा करके अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करेंगे। लोग एफए भी बढ़ा बढ़ा करके प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करेंगे। मेरे पास अभी न जाने कितने लोगों की रिक्वेस्ट आ चुकी है कि सर हमको आपने बोनस का बताया था कि बोनस आपने बीन स्टोर में आप चेंज करके आप वो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। वो मैंने किसके लिए दिया था? एलआईसी के इलिस्ट्रेशन से मैच कराने के लिए वो ऑप्शन दिए थे कि आप एलआईसी से मैच कराना तो आप बोनस को चेंज कर दीजिए। राइट। लेकिन लोगों ने वो उसका मिसयूज करने की कोशिश करने करेंगे अब फ्यूचर में। राइट। लोग अब ये चाहते हैं कि हमको एफएबी का भी ऑप्शन दे दो, क्योंकि हम एफएबी बढ़ा के दिखाएंगे तो मैच्योरिटी बढ़ के दिखेगी, ताकि हमको पॉलिसी सेल करने में आसानी हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लोग किस तरीके का सोच रहे हैं, किस तरीके के समय आने वाले समय में ये होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये ना हो, लेकिन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हकीकत ही है। राइट। तो यदि इस तरीके की चीजें होंगी दोस्तों, तो हमको क्लॉबैक को लेकर के प्रॉब्लम है। तो जो चेंजेस आए हैं,
है ना, सरेंडर को लेकर के चेंजेस आए हैं, या फिर हमको क्लॉबैक की क्लॉजेस को लेकर के जो एक लाइन लिखी है, दो लाइन लिखी हुई है सरेंडर कमीशन के पेज के नीचे में, 10वें या 11वें नंबर के पेज में, वो समझने की कोशिश है। क्लॉबैक ऐसा नहीं कि किसी ने जाके पॉलिसी सरेंडर करी और आपका पैसा वापस होगा ना। हालांकि LIC के चेयरमैन ने पटना में उनका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां पे उन्होंने बोला था कि ऐसी कुछ भी चीजें नहीं होने वाली। पर लीगल तरीके से यदि मान लीजिए गवर्नमेंट यदि बोलती है, गवर्नमेंट का ये बोलना है कि यदि मिस सेलिंग हो रही है और मिस सेलिंग को रोकने के लिए हमको ये ऑप्शन लाना पड़ेगा, तो फिर LIC भी क्या कर सकती है? यदि ऑप्शन आ गया, यदि वो रूल ही बन गया, तो क्या होगा? तो यदि मेरा ये समझना है कि हमको कल डांट के, मार के, समझा करके इंश्योरेंस एजेंट को इथिकली काम करने के लिए प्रेरित किया जाए या मजबूर किया जाए, इससे अच्छा हम स्वेच्छा से, ईमानदारी से अभी से काम करना शुरू करें। तो कम से कम ये होगा कि हमारी रेपुटेशन अच्छी बनेगी, हमारा काम करने में का तरीका अच्छा रहेगा। देखो, ऑब्जेक्शन तो हर जगह आता है दोस्तों। ऑब्जेक्शन कहीं ऐसा नहीं कि आप मिस सेलिंग करेंगे तो ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। मिस सेलिंग में भी ऑब्जेक्शन आता है, सही सेलिंग कर लेंगे तो भी आपको ऑब्जेक्शन आएगा। ऑब्जेक्शन तो मार्केटिंग का पार्ट है, इंश्योरेंस का पार्ट नहीं। मैं सॉफ्टवेयर बेचता हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर को बेचने में मार्केटिंग मतलब ऑब्जेक्शन आता है। सब्जी लेने के लिए जाइए, सब्जी वाले के पास भी ऑब्जेक्शन आता है। कपड़ा लेने जाइए, कपड़े वाले के पास ऑब्जेक्शन आता है। सोना चांदी लेने जाइए, उनके पास भी ऑब्जेक्शन आता है। होटल में जाइए तो रेस्टोरेंट में, वहां पर भी आपको ऑब्जेक्शन आता है। ऑब्जेक्शन तो हर जगह है जहां पे पैसे का लेन देन होगा। राइट, इंश्योरेंस इकलौता ऑब्जेक्शन वाली इंडस्ट्री नहीं है। बट हम लोगों को ये लगता है कि शायद हम सही बोलेंगे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग गलत सेल कर जाते हैं। और लोग ये सोचते हैं कि इंश्योरेंस एजेंट आया है, ये मैक्सिमम गलत बात बताएगा, अपने फायदे की बात बताएगा, इसकी वजह से वो उसके ऊपर भरोसा नहीं करते। यदि आप क्रिस्टल क्लियर होकर के बात करने की कोशिश करें, ऑब्जेक्शन तो पार्ट ऑफ द लाइफ है ना दोस्तों, चलता है ना। थोड़ा बहुत आपको तकलीफ आएंगी, थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम्स आएगा, लेकिन ये होगा कि कम से कम आप अपने आप को सही ट्रैक पे तो लेके आएंगे, सही तरीके का काम करने की कोशिश करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही ना आप लोगों को? मैं यहाँ पर बी इंश्योर एप्लीकेशन को मार्केट करने के लिए नहीं आया दोस्तों, है ना। मुझे बी इंश्योर एप्लीकेशन को लेकर के कुछ क्यूरीज पूछ रहे हैं। बी इंश्योर एप्लीकेशन की क्यूरीज को लेकर के ना बी इंश्योर के सपोर्ट डेस्क पे बात कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। राइट, यहाँ पे देखो, यही इतनी मेहनत करने के बाद ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, ये बातें आपको कोई भी टैलेंट नहीं करेगा। ये हकीकत है। मैं सच बोलता हूँ, सच बात कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को अभी भी, और मैं प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं कर रहा कि मेरा बीन्स और कोई ले ना ले, मेरा लैपटॉप का सॉफ्टवेयर कोई ले ना ले, मैं बिल्कुल भी उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर भी अभी टॉपिक को समझने की बजाय, टॉपिक की गंभीरता को समझने की बजाय, अभी आप यदि बीन्स और के क्वेश्चन को लेकर के बीन्स और ऐप की क्वेश्चन को करेंगे, तो आप सोचो हम कहाँ पे हैं अभी भी, है ना। और इसके बाद यदि हम सोचेंगे कि ये होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, नहीं होगा। तो जब जिस चीज की जरूरत है, जिस चीज को समझना है, आप उसकी वैल्यू को समझो। मैं यहाँ पे अगेन, मैंने शुरू में बोला था, बाद में कुछ दोस्त और ऐड हुए, मैं कोई कोर्स प्रमोट करने के लिए नहीं आया, मैं कभी कोर्स के लिए कोई मार्केटिंग नहीं करता। ईश्वर के आशीर्वाद से मेरे कोर्सेज हो जाते हैं, चल जाते हैं। मैं वो बहरूपीय लोगों में से नहीं हूँ जो सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागता हूँ, बिल्कुल भी नहीं भागता, है ना। मैं सिंपल जिंदगी जीना पसंद है, मुझे अच्छा काम करने की इच्छा है, अच्छी बातें करने की इच्छा और अच्छा नॉलेज देने की इच्छा है। राइट। तो ये, यदि आपको इस चीज की गंभीरता नहीं है कि ये चेंजेस क्यों है, तो आई एम सॉरी, बट आप लोग, ये जो भी दोस्त हैं वो ग्रुप से निकल सकते हैं, कोई इशू नहीं है मुझे। बट इसको समझो आप, बिकॉज यहीं से तो हम लोग हमको मैं आपको एक बोलता कि मैं एक कॉम्बिनेशन देने वाला हूँ, तो बहुत लोग आते, कॉम्बिनेशन के नाम पे लोगों की झड़ी लग जाती है। वो कॉम्बिनेशन में करते ही क्या है, जो आप सेटलमेंट ऑप्शन मैं भी दिखाता हूँ कॉम्बिनेशन में, और जो आप भी दिखा लेते हो, आप किसी टेनर से सुनते हो, ये सेटलमेंट गारंटीड है क्या? नहीं, कोई गारंटीड नहीं। सेटलमेंट सेटलमेंट उस जमाने में क्या रहेगा, सेटलमेंट के रेट्स आपको नहीं पता, पर हम सेटलमेंट करा देते प्रीमियम के हिसाब से। और ये बोलते कि सर इतने बार इतने साल पैसा भरना, इसका पैसा नहीं भरना। हालांकि फीचर मैंने ही लाया था, मैंने लोगों के अच्छे के लिए लाया था, लेकिन लोग उसका मिसयूज करे तो मैं क्या करूं। बहुत सारे बहरूपीय लोगों ने मेरा सॉफ्टवेयर ले लिया है, उसके माध्यम से वो अपने करोड़ों पे कमा रहे हैं। पर समझो उस चीज की डेप्थ को समझो। आप एक एक डॉक्टर यदि गलत ट्रीटमेंट कर देगा ना दोस्तों, तो आप उस डॉक्टर को ना जाने क्या 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 बोलने वाले हैं। एक इंश्योरेंस एजेंट यदि गलत पॉलिसी बेच दिया, तब क्या होगा? हम अपने आप के नाम के नीचे कभी डॉक्टर लिख देते, कभी कंपाउंडर लिख देते हैं,
कभी एडवोकेट लिख देते, कभी कुछ लिख देते हैं। आप प्रोफेशन को तो जस्टिफाई करो। आपसे बड़ा प्रोफेशन सच में नहीं है दुनिया में। नोबलेस्ट प्रोफेशन में माना जाता है इंश्योरेंस का, बिकॉज आप एक फैमिली को सपोर्ट करते हैं, यदि उसके फैमिली में कमाने वाला ना रहा तो। लेकिन मिस सेलिंग करके यदि प्रोडक्ट को किया है तो कैसे होगा? आपको उस चीज की डेप्थ को समझना होगा। राइट? तो मैं यहाँ पे आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उस चीज को समझो। क्यों मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि इथिकल काम करो, इथिकल काम करो, क्योंकि अनइथिकल काम करेंगे तो इस तरीके के चेंजेस और आएंगे। अभी आने वाले भविष्य में चेंजेस आएगा। आईआरडी एक लाएगा रूल आने वाले दिनों में, आप देख लेना। आने वाले दिन मतलब महीनों में या सालों में आएगा कि जितने भी इंश्योरेंस प्लान ऑफलाइन बेचे जाएंगे, वो हर एक प्लान कंपलसरी ऑनलाइन भी बेचे जाएंगे। मतलब और जीवन उमंग ऑनलाइन भी मिलेगा, जीवन उत्सव तो मिल ही रहा है आपको, है ना? तो जीवन उत्सव भी ऑनलाइन मिलेगा, जीवन उत्सव ऑफलाइन भी मिलेगा, जो आज आज की डेट में आ गया। अब भविष्य में जो भी प्लान आएंगे, चाहे वो आपका इंडोमेंट प्लान हो, चाहे आपका मनी बैक प्लान हो, चाहे आपका कोई भी प्लान हो, सारे के सारे प्लान आपको कंपल्सरीली आपको ऑफलाइन भी मिलेंगे और ऑनलाइन भी मिलेंगे। आप सोचो, यदि ये बंदे को पता चले, वो आपसे प्रेजेंटेशन लेगा, आपसे समझेगा, जानेगा, और जाकर के ऑनलाइन परचेज करेगा, तब क्या होगा? क्योंकि उसको तो 10% का रिबेट मिल रहा है वहां पे। जब तक ये लोगों को जानकारी नहीं है, तब तक आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी भी है। पर इथिकली काम करोगे तो बंदा आपसे जुड़ेगा, ऑनलाइन से नहीं जुड़ेगा। आप मेरी बात समझिए। तो सबसे पहले जरूरी है कि इथिकल काम करना शुरू करिए। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो अनइथिकली काम करने वाले लोग हैं, वो धीरे धीरे बाहर निकल ही जाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, और इथिकली काम करोगे आप तो धीरे धीरे आप स्टेबल हो जाओगे और एक लंबी दौड़ में शामिल हो जाओगे। ये बात भी तय है। राइट? तो यहाँ पर मैं आपसे जो बातें कहना चाह रहा हूँ वो दोस्तों, मैं अपनी स्क्रीन को दोबारा आपके सामने शेयर करूंगा, जस्ट अ मिनट। कि हमारे ये चेंजेस क्यों आए हैं, तो ये आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये चेंजेस लाने की वजह कौन है? तो इंश्योरेंस एजेंट ही है। इंश्योरेंस एजेंट की मिस सेलिंग ही इस चेंजेस की सबसे बड़ी वजह है। अदरवाइज इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, और इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जहां मुझे लगता है, और शायद आपके भी दिल में कहीं ना कहीं ये लगता होगा, कि इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को कभी भी सरेंडर करने की नौबत ही नहीं होनी चाहिए, या सरेंडर का ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। हकीकत में तो ये है, क्योंकि इंश्योरेंस तो उस समय के लिए जब कोई अनहोनी हो जाती है तब के लिए है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो जब अनहोनी कभी भी हो सकती है, और यदि हमने पॉलिसी सरेंडर करी तो फिर क्या मतलब? तो पॉलिसी कभी भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सरेंडर ही नहीं होना चाहिए। हकीकत में तो ये होनी चाहिए। लेकिन फिर भी यदि ये चेंजेस ला रहा है, तो इसके चेंजेस की वजह हम हैं। यदि हम सही काम करते तो शायद हमको और अच्छे ऑप्शंस मिल रहे होते। शायद आईआरडी ने सोचा होता कि यार सरेंडर को लेकर के हम और रूल बनाते हैं, है ना? हम सरेंडर को लेकर के यदि कोई लैप्सेशन मतलब बॉन्ड करेंगे कि जैसे आप 5 साल के लिए पैसा नहीं निकाल सकते, 5 साल का 3 साल की जगह 5 साल कर देते, और 5 साल की वजह से जो आपको पैसा मिला होता है इंश्योरेंस कंपनी को, उससे वो और ज्यादा बोनस जनरेट कर पाते, क्योंकि अब उनको सरेंडर का ज्यादा टेंशन ही नहीं था, क्योंकि पैसा 5 साल के लिए लॉक हो गया था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है ना जहाँ 5 साल के लिए पैसा, 3 साल के लिए पैसा लॉक हो जाता है। इंश्योरेंस में यदि ऐसा पैसा लॉक होता, यदि हम लोग सही काम कर रहे होते, तो मुझे लगता है कि हमारी पार्टी को बोनस ज्यादा मिला होता। राइट? तो कहीं ना कहीं हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं चेंजेस को लेकर के, है ना? तो ये चेंजेस किसकी वजह से आए? तो हम लोग की वजह से आए, हमारी मिस सेलिंग की वजह से आए हैं। ये क्लियर होनी चाहिए, और हम लोग सही काम करेंगे, और अपने दोस्तों यारों को भी बताएंगे कि नहीं, सही काम करेंगे तो ही इस इंडस्ट्री में आगे रहने वाले हैं। अदरवाइज हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं फ्यूचर में। राइट? सेकेंड नंबर का टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं कि हु विल बी द मोस्ट अफेक्टेड बाय द चेंजेस। तो इस चेंजेस के द्वारा कौन अफेक्ट होगा? जो मैंने अपनी बातों में आपको बोला है यहाँ पर ही, कि जो मिस सेलिंग करेगा वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा, क्योंकि एक समय आएगा कि जिसको वो इंडस्ट्री को बाहर निकलना ही रहेगा। राइट? पहली कंडीशन है, यहाँ पे वो लोग बाहर अफेक्ट होंगे जो मिस सेलिंग करेंगे। दूसरा ये है कि जिसको आप पॉलिसी बेच रहे हो उसके लिए बोनस कम जनरेट होगा। तो अब जब बोनस कम जनरेट होगा, अभी जैसे हमारा 3 रुपए बोनस कम आया था, उसके बाद हमारे बोनस ऐसे बढ़ के नहीं आए। यदि मान लीजिए यदि बोनस कम डिक्लेयर होते हैं, और सोशल मीडिया का जमाना है, यदि सोशल मीडिया में सब जगह रूमर आ गया, सब जगह रूमर नहीं बोलेंगे, न्यूज आ गया कि यदि एलआईसी का बोनस कम हुआ है सपोज करिए, तो क्या होगा इसका इम्पैक्ट? आपको अगेन पॉलिसी वैसे में कितनी तकलीफ हो जाएंगी। दोबारा फिर से पॉलिसी को मतलब पार्टी को मिलना, कन्विंस करना, जिनको पॉलिसी वैसी रहेंगी उनके सवालों के जवाब देने में प्रॉब्लम आएंगी यदि बोनस कम होता है तो। और बोनस कम होगा तो क्या होगा? हमारा कहीं ना कहीं बिजनेस इम्पैक्ट होगा।
बोनस आपको बढ़ाना आपका और हमारा काम है। यदि हम सही बिजनेस करें, सही तरीके से बिजनेस करें और सही समय छोड़ का बिजनेस करें, तो मुझे लगता है कि कंपनी के पास भी पैसा आएगा। कंपनी को भी पता रहेगा, क्योंकि यदि मान लो मैं 3 साल का ही पॉलिसी बेचूं, जीवन उमंग में जस्ट समझने के लिए, आप समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि 3 साल का ही यदि पेडअप के नाम पे जीवन उमंग पॉलिसी बेच दिया, कंपनी का पीपीटी कितना था, 15 साल का था। कंपनी को यह पता था कि मुझे 15 साल तक पैसा आने वाला है, 1-1 लाख रुपए, 15 लाख रुपए आएंगे। एक समझने की सिनेरियो समझते हैं, ठीक है। एलआईसी समझे कि हर साल 1-1 लाख रुपए आएंगे, तो मेरे पास 15 साल में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। लेकिन हमने 3 साल में ही 15 लाख रुपए भर दिए, सपोज करिए, है ना। तो वो 15 लाख रुपए 3 साल में आ गए और बाकी के समय हमने पैसा नहीं भरे। अभी 15 साल में 3 लाख भरने के लिए हमने एलआईसी को क्या बोला, भाई हम हर साल 5-5 लाख रुपए भरेंगे, है ना। तो आप अब यहाँ पे 15 लाख 15 साल में बनने की जगह 3 साल में 15 लाख रुपए भरोगे, तो उसका प्रीमियम कितना आ रहा है एक्चुअली। तो आपने एलआईसी का जो फॉर्म भरेंगे उसमें आप बोलेंगे 5 लाख पे हम 15 साल तक भरेंगे, तो एलआईसी को ये समझ में आ गया हर साल मेरे पास ये संदीप जैन के द्वारा 5-5 लाख रुपए आने वाला है ना। तो 15 साल में 5-5 लाख के हिसाब से इतना पैसा मेरे पास प्रीमियम के रूप में आएगा। ये प्रीमियम का अमाउंट मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा और यहाँ से ये बोनस जनरेट करूंगा। लेकिन 3 साल के बाद संदीप जैन ने 5-5 लाख रुपए देने के बाद मैंने पैसा बनना बंद कर दिया। अब एलआईसी को 34 साल इंतजार था कि भाई संदीप जैन 5 लाख भरेगा, 5वें साल इंतजार है 5 लाख भरेगा, 6वें साल इंतजार है 5 लाख भरेगा, लेकिन उन्होंने 5 लाख भरा ही नहीं। तो एलआईसी ने भी कहीं ना कहीं वो पैसा इन्वेस्ट किया होगा। तो भाई उसने जब इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसने भी बोला होगा कि भाई मुझे 15 साल तक संदीप जैन से 5-5 लाख में मिलने वाले हैं, तो मैं आपके पास इन्वेस्ट करूंगा, मुझे इतना बोनस जनरेट करके चाहिए रहेगा। लेकिन संदीप जैन ने 3 साल के बाद ही बंद कर दिया, तो एलआईसी को तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी का पैसा कहाँ से भरा जाएगा। अब जब बाकी का पैसा ही नहीं भरा जाएगा तो बोनस कहीं ना कहीं इम्पेक्ट होगा। यानी यदि मैंने पेडअप करा दिया पॉलिसी को और पेडअप करा करके मैंने पॉलिसी बेची है, तो ये समझ लो कि एलआईसी को उसका इम्पैक्ट क्रिएट होगा और एलआईसी का कहीं ना कहीं बोनस कम होगा। और जो बोनस कम होगा वो बोनस पॉलिसी होल्डर को मिलने वाला है। आपका कमीशन तो कम नहीं हो रहा, उल्टा आपने ज्यादा कमीशन बना लिया उससे। इस तरीके तो ये कंप्लीटली, ये तो मिस सेलिंग है, पूरी तरीके से मिस सेलिंग है। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया, है ना। पेडअप के नाम पे पॉलिसी बेची गई। आप समझो मेरी बात को, मैं एक बार वापस से रिपीट करूंगा और फिर मुझे बताना मेरी बात क्लियर हो कि नहीं। सपोज करो एलआईसी की जगह आप हो और आपके मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि मैं आपको हर साल 1-1 लाख रुपए दूंगा और आप मुझे प्रॉपर तरीके से बोनस जनरेट करके देंगे, ठीक है। आपने प्लानिंग कर ली कि भाई मुझे हर साल 1-1 लाख रुपए मिलेगा संदीप जैन के द्वारा, तो आपने उसकी पूरी प्लानिंग करके सब कर लिया, व्यवस्था कर लिया। वो 3 साल के बाद मैंने पैसा देना ही बंद कर दिया आपको। अब आपको तकलीफ हो गई, अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बोनस बढ़ो, बोनस बढ़ाओ, बोनस बढ़ाओ। आप बोलोगे मैं बोनस कहाँ से बढ़ाऊंगा, जब तुम प्रीमियम दोगे तभी तो मैं बोनस बढ़ा पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे पैसे से ही तो मैं पैसा बनाऊंगा ना। तुम पैसा देना ही बंद कर दोगे तो मैं कैसे पैसा बनाऊंगा। और जब पैसा ही नहीं बनाऊंगा तो जो बनेगा वही तुमको मिलेगा। अब वो बोनस तुम्हारा कितना हो रहा है वो तुम देखते बैठो, क्योंकि तुमने ही एग्रीमेंट तोड़ा है। एक्चुअली एग्रीमेंट तो 15 साल का था, 20 साल का था, 25 साल का था, 30 साल का था। एग्रीमेंट किसने ब्रेक किया, आपने ब्रेक किया ना। एलआईसी ने तो ब्रेक नहीं किया। एलआईसी तो नहीं बोला 3 साल का कि मैं पैसा नहीं लूंगा भाई, भले ही मैंने 15 साल का पीपीटी बोला था, 3 साल का मेरे को पैसा नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं बोला एलआईसी ने। आपने री एग्रीमेंट को ब्रेक किया है तो उसका डिसएडवांटेज किसको मिलेगा, आपको ही मिलेगा। यदि पॉलिसी होल्डर को मैंने 3 साल में ही पैसा भरवा दिया, 15 साल का पैसा, आप 1-1 लाख के हिसाब से बनाओ, एलआईसी 1-1 लाख के हिसाब से प्लानिंग करेंगी। आप 5-5 लाख के हिसाब से करोगे तो एलआईसी 5-5 लाख के हिसाब से प्लानिंग करेंगी। तो जैसी प्लानिंग आप कराओगे एलआईसी वैसी तो आगे बढ़ने वाली है, उसके बेसिस पे तो बोनस जनरेट होने वाला है। फिर हम चिल्लाते कि बोनस नहीं बढ़ा, बोनस नहीं बढ़ा, बोनस नहीं बढ़ा। बोनस कहाँ से बढ़ेगा, हम ही तो उसका प्रीमियम खा रहे हैं, हम ही तो प्रीमियम ब्रेक कर रहे हैं बीच में। आप समझ रहे हैं मेरी बात। आपको पहले 1 लाख का 35% मिल रहा था, यहाँ पे 5 लाख का 35% आपने पहले बना लिया। फिर आपने 7.5 बना लिया। आपने पैसा कमा लिया, एजेंट ने पैसा कमा लिया, टेनर ने पैसा कमा लिया, बेचारा पॉलिसी होल्डर फंस गया, वहां पे एलआईसी फंस गई। दोनों के बीच में डील होने वाली है। अल्टीमेट एलआईसी बोनस किसको देने वाली है, अपने पॉलिसी होल्डर को। आप तो पैसा बना के बाहर निकल गए, आप तो पूरी तरीके से मिस सेलिंग करके बाहर निकल गए। अभी अभी भी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मिस सेलिंग, मिस सेलिंग क्यों इतना वर्ड यूज कर रहा हूँ। बिकॉज इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आने वाला है, पॉलिसी होल्डर के ऊपर ही आने वाला है। हमारा कमीशन हमको मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। हमारे सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंजेस हुआ तो लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जो मिस सेलिंग कर रहे हैं।
तो यदि हम LIC से एक्सपेक्ट करें कि LIC बोनस दे, तो आपको भी करना पड़ेगा कि नहीं, पेडअप जैसी कोई चीज नहीं सर। हमको सही तरीके से पॉलिसी बेचना पड़ेगा। जितने साल का PPT उतने साल पैसा जमा करना पड़ेगा। आपको अपने कस्टमर को हमेशा मोटिवेट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, नहीं सर इस तरीके से ही काम करो। आपको 3 साल में 5-5 लाख बनने की जरूरत नहीं सर, आप 1-1 लाख पे भरो ना, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन 15 साल में 1-1 लाख ही भरो, 3 साल में 1-1 लाख, 5-5 लाख मत भरो, क्योंकि LIC भी उस तरीके से प्लानिंग कर लेती है ना। अभी सपोज करो कि मैंने एक एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे मैंने जूम का सेशन रखा, 500 लोगों का मैंने कैपेसिटी ले ली जूम की। मैंने ये सोचा कि 500 लोग आने वाले और 50 लोग ही आए, तो 450 का तो पैसा मेरा बेमतलब गया ना, तो मुझे तो लॉस हो गया। अब सपोज करो कि मैंने कोई कोर्स डिक्लेयर करना था, तो मैंने क्या करा लास्ट मोमेंट में, वो 450 का पैसा वसूल करने के लिए आपके कोर्स की कॉस्ट बढ़ा दी कि भैया सबको 1-1 हजार रुपये एक्स्ट्रा लूंगा मैं। तो आपकी तो कॉस्टिंग बढ़ गई ना कोर्स की, आपको तो एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ गया। यदि वही 500 लोग आए होते तो आपको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता होता, उल्टा हो सकता कि 1,000 1,000 का डिस्काउंट मिला होता, यानी बोनस बढ़ गया होता आपका। तो ये मिस सेलिंग कौन कर रहा है? हमसे मिस सेलिंग कराई जा रही है ये बोलकर कि ये पार्टी को यही चाहिए, यही चाहिए। अरे भाई, इंसान 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का लोन लेता है, उसकी EMI पे करने के लिए तैयार है 25 साल, 20 साल। उसकी EMI उसको शॉर्ट टर्म पे नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म पे करने को तैयार है 20 साल के लिए। तो इंश्योरेंस की प्रीमियम क्यों 20 साल क्यों नहीं पे कर सकता? ये आपका हमारा परसेप्शन है कि लोग कम समय के लिए पे करना चाहते हैं। आप कन्विंस तो करो, सही तरीके से कन्विंस करो। क्या मेरी 5 साल 3 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के लिए, उसके आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? इंश्योरेंस की जरूरत आपको कब पड़ेगी? जब आप ओल्ड एज में पहुंचोगे तब जरूरत पड़ेगी ना। तो उसके लिए आपको लंबे समय के लिए इंश्योरेंस लेना पड़ेगा ना, अभी के लिए नहीं लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना? तो यदि आप इसको समझा पाओगे, बता पाओगे, इथिकल तरीके से बोल पाओगे, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर पाओगे, कंपनी को आपसे बेनिफिट मिलेगा। याद रखिए, बेचने वाले पे दम होता है। वो जो एक अच्छे सेल्समैन की वही निशानी है। अच्छे सेल्समैन की निशानी ये नहीं कि वो अंधे को क्या बोलते हैं, गंजे को कंगी बेचना। गंजे को कंगी बेचना मिस सेलिंग है कंप्लीटली। जिसके बाल ही नहीं उसको क्या कंगी बेचोगे? और यदि बेच के आ रहा है मतलब बेवकूफ बना के आ रहा हो, दैट इज नॉट सेलिंग, दैट इज कंप्लीटली मिस सेलिंग। मेरी बात को समझिए आप मिस सेलिंग कर रहे हो कि सेलिंग कर रहे हो? और हमको यही फंडे मारे जाते हैं कि हम गंजे को कंगी बेच देना, उसको बोलते सेल करना। दैट इज अ कंप्लीटली मिस सेल करना। गंजे को क्या चाहिए वो नीड पकड़ो और उस नीड के हिसाब से सोल्यूशन प्रोवाइड करो, तो बोलेंगे कि सेल करके आए हो आप। आप मेरी बात समझिए। और ये यही मिस सेलिंग पूरी इंडस्ट्री में हो रही है, अच्छे खासे तरीके से हो रही है। अच्छे खासे तरीके से बहरूपीय लोग अपनी साम्राज्य को बढ़ाते जा रहे हैं, और आप लोगों का बिजनेस दिनों दिन कम हो रहा है। आपको ऑब्जेक्शन आ रहा है, आ जाओ हमारी ट्रेनिंग में। आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आ जाओ हमारी ट्रेनिंग में। प्रोस्पेक्ट नहीं मिल रहा, आ जाओ हमारी ट्रेनिंग में। ये यही कर करके अपना एम्पायर बनाते जा रहा है, और आप उसी उसी में लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो, ये सोच के। और ये हकीकत आपको कोई नहीं बताएगा, बिकॉज जिस दिन आपको हकीकत पता चलती है ना, उस दिन आपकी नींद यदि टूटती है, 100 में से 1 की भी नींद टूटेगी ना, उसको लगेगा, उसको लगता है कि नहीं यार मेरे साथ सच में गलत हो रहा है, मैं इस तरीके से नहीं ऐसे काम करूंगा। मैंने आज तक किसी को भी मिस सेलिंग के लिए प्रमोट नहीं करा, इस बात का मुझे फक्र है। अपने किसी भी प्रोडक्ट में, अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में मिस सेलिंग को प्रमोट नहीं करता, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। लोग मुझे कम पसंद करते हैं, इस बात की भी मुझे खुशी है, क्योंकि कम पसंद करने वाले लोग ज्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि वो सच्चे होते हैं। तो मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि मिस सेलिंग नहीं करेंगे तो आपकी कमीशन को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिस बंदे ने पैसा डाला है, आपके भरोसे पे डाला है, आपके विश्वास पे डाला है, उस बंदे को कहीं ना कहीं कम पैसा मिलेगा, वो चीट होगा, उसके बाद आपको प्रॉब्लम होगा। बहुत सारे बहरूपिये बहुत हमारे पास्ट में भी आए हैं, है ना, जिसमें से मनी प्लस को मिस सेल कराया था। अच्छा खासा जो पुराने दोस्त लोग हैं वो उनको पता होगा मनी प्लस को किस तरीके से मिस सेल कराया गया था, उसके बाद जीवन सरल को किस तरीके से मिस सेल कराया गया था। मेरा सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे आ गया था जीवन सरल के समय। मैं जीवन सरल के समय का बंदा हूँ, उससे पहले का, मनी प्लस के जमाने का, राइट। तो जब जीवन सरल पॉलिसी प्लान को मैंने प्रेजेंटेशन अपने सॉफ्टवेयर में दिया था, मेरा सॉफ्टवेयर बंद होने की कगार पे आ गया था। 1 महीने का कलेक्शन मेरे सॉफ्टवेयर का 26,000 रुपये था। आज भी मुझे याद है बहुत अच्छे से, 26,000 रुपये महीने का कलेक्शन आया था मेरा। और ये मेरा एवरेज हो गया था 26,000, 30,000, 35,000 रुपये। ये मेरे सॉफ्टवेयर के बिजनेस का कलेक्शन था उस जमाने में।
और मेरी टीम को मैनेज करने का खर्चा उस जमाने में 1.5 लाख रुपए था। मेरे को सॉफ्टवेयर बंद करने का विचार आ गया था कि बंद कर दो, क्योंकि एजेंट सुनना नहीं चाहता। लेकिन उस जमाने में जो मैंने जीवन सरल का प्रेजेंटेशन दिया है, मेरा सॉफ्टवेयर का नाम क्विक इंश्योर था। उस जमाने में क्विक इंश्योर प्रेजेंटेशन जो दिया है मैंने, आज वही क्विक इंश्योर प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली अमाउंट के साथ मैच होता है। थोड़ा बहुत रॉयल्टी एडिशन में चेंजेस आए हैं, उस जमाने से मैं रॉयल्टी एडिशन का कैलकुलेशन करना सीखा हूँ। और एनसी पटेल के पास मजबूरी में गया था मैं, उस समय के ट्रेनर थे बहुत बड़े एनसी पटेल, जिन्होंने जीवन सरल को प्रमोट किया था। उनसे जाकर के उनका कैलकुलेशन खरीदना पड़ा, क्योंकि सॉफ्टवेयर को सर्वाइव करना पड़ेगा। पार्टनर ने बोला कि नहीं यार, अपन को क्या करना, तुम बेचो, अब क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को करना पड़ेगा। जैसे मैंने एनसी पटेल पर प्रेजेंटेशन लिया उनका, लेकिन नाम लिखा था एनसी पटेल प्रेजेंटेशन, क्योंकि मैं अपना नाम नहीं देना चाहता था। आज भी मेरे जो पुराने दोस्त होंगे, मैं आप बोलोगे तो मैं क्विक इंश्योर की स्क्रीन पे आप लोगों को एक आध दिन दिखा दूंगा। बिकॉज मैंने क्या सेल किया, मुझे पता है मैं किस तरीके से आया हूँ। इंडस्ट्री में मैं इकलौता बंदा हूँ, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मेरा किसी से पहचान नहीं है, किसी से मेरी कोई पहचान नहीं है। ना किसी डीओ से, ना किसी सीएलआई से, ना ही किसी बीएम से, ना ही किसी एमएम से, ना ही आज तक मुझे किसी भी एक इंश्योरेंस एजेंट ने, मैं नागपुर से हूँ, नागपुर का भी एक बंदा मुझे नहीं बोल सकता कि सर आप ब्रांच में दिखे थे। पिछले 17 साल में आज तक मैं एक बार भी ब्रांच में नहीं गया सॉफ्टवेयर के काम से। एक बार गया था पॉलिसी के काम से सिर्फ। और एक बार एक डीओ ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, वो पर्सनल मिलने के लिए बुलाया था। उनसे मिलने के लिए सिर्फ आज तक अपनी लाइफ में 2 बार मैं इंश्योरेंस ऑफिस में गया हूँ। आज तक मैं इंश्योरेंस ऑफिस में नहीं गया। अपने घर से काम करता हूँ, अपने ऑफिस से काम करता हूँ, अपने ऑनलाइन ही काम करता हूँ। इसलिए बहुत दम है मेरे अंदर बोलने का कि मैं क्या काम करता हूँ, मैं इथिकली क्यों बोलता हूँ। इथिकल बोलने की वजह मैं आपको बता रहा हूँ। और ये करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। मेरे अपोज में बहुत लोग हैं, बहुत लोग मेरे बारे में बहुत उल्टपटांग बोलते हैं। अभी तो रूमर आ गया कि बीइंसो सॉफ्टवेयर बंद हो चुका है। बीइंसो सॉफ्टवेयर बंद हो गया, संदीप जैन ने ट्रेनिंग भी बंद कर दी, सब रूमर्स हैं ये। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। तो मुझे बड़ी खुशी होती कि यार कुछ तो अचीव कर लिया, कि लोग मेरे बारे में बोलना शुरू कर दिए कि भाई मेरा सॉफ्टवेयर बंद हो गया, कुछ तो दम था जिसके बारे में आप बोलोगे ना। क्योंकि टेक्निकली मैं क्या काम करता हूँ वो मुझे पता है। हाँ, थोड़ी बहुत कभी गलती हो जाती है, कभी एंट्री करने में गलती हो सकती है, वो दैट इज दैट। मतलब वो, उसको मैं टेक्निकली नहीं बोलूंगा, उसको क्लरिकल मिस्टेक होती है टाइपिंग करने में, या यहाँ वहां से कोई मिस्टेक हो गई, दैट इज अ क्लरिकल मिस्टेक, नॉट टेक्निकल मिस्टेक। पर मैं अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से प्रमोट करता हूँ। अभी भी मैंने जीवन उमंग प्लान जो आया है, सरेंडर के लिए मैंने ऑप्शन दिया हुआ है। आपको पुराने प्लान के हिसाब से चाहिए तो लीजिए, अदरवाइज मैंने गारंटीड का कैलकुलेशन डाल के रखा है पूरा। आप गारंटीड दिखाइए। लोगों को लगता है कि सर मेहनत लगेगी, समझाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। आप समझो तो, आप प्रोडक्ट को समझो, आप इंडस्ट्री को समझो। आप किसी ट्रेनर की, किसी बहरूपिया की नजर से इंडस्ट्री को मत समझो। आप अपने बिजनेस को समझो सबसे पहले। जिस दिन बिजनेस समझ में आएगा उस दिन आपको इंडस्ट्री समझ में आएंगे, इंडस्ट्री समझ में आएंगी, क्लाइंट समझ में आएगा, क्लाइंट समझ में आएगा तो आपको डील समझ में आ जाएंगी। और जिस दिन डील समझ में आएंगे उस दिन आपको डील करना आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। राइट। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। तो इसका जो इम्पैक्ट सबसे ज्यादा लोगों के ऊपर आने, जिसके ऊपर आने वाला है, वो है हमारे पॉलिसी होल्डर्स। राइट। तो उनके ऊपर आएगा दोस्तों। और अभी हम लोग हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरे पॉइंट का जो हमारा ऑप्शन था कि इसके लिए क्या हमको चेंजेस करने चाहिए, अभी मैं स्क्रीन अभी नहीं दिखाता क्योंकि आखिरी पॉइंट था, है ना। तो क्या इसके लिए हमको अपने आप के कोई चेंजेस करने पड़ेंगे। राइट। तो इतनी देर से मैंने आपको बोला, बिना पानी पिए, बिना रुके, बिना कोई ब्रेक के। तो अब आपको बताना पड़ेगा मेरे इतनी देर के कन्वर्सेशन में कि क्या आपका दिल बोलता है कि कहीं ना कहीं चेंजेस करना पड़ेगा आपको अपने आप के ऊपर। अपने ऊपर कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि यस चेंजेस करना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा यस चेंज। यस चेंज लिखना पड़ेगा, क्योंकि यस शॉर्टकट में नहीं लिखना। जिंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। नो एमडीआरटी का शॉर्टकट, नो टीओटी सीओटी का शॉर्टकट, है ना। यस चेंज लिखना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि आपकी अपनी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तो यदि मेरी बातों का कोई इम्पैक्ट आया होगा तो मुझे जरूर बताइए। राइट। और यदि नहीं आया तो लिखिए नो चेंजेस। नो शॉर्टकट है, नो लिख दीजिए उसके लिए। क्योंकि जो काम नहीं होने चाहिए उसका शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन जो करना है उसके लिए जो रास्ता उसी में जाना पड़ेगा हमको। बहुत सारे दोस्तों के रिस्पॉन्स आ चुके हैं, फिर भी मैं कुछ सेकंड और वेट करूंगा आप लोगों का। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पे मुझे लिखें।
और ये चेंजेस की जो मैं बात कर रहा हूँ ना दोस्तों, ये चेंजेस का मतलब ये नहीं होगा कि मेरे प्रेजेंटेशन में चेंज कर दूंगा, है ना, मैं अलग तरीके से प्रोस्पेक्ट बनाना शुरू कर दूंगा, ये चेंजेस नहीं। सबसे पहले चेंजेस होगा आपके माइंड का। यदि आप अपने माइंड का चेंजेस नहीं कर पाओगे, आपका माइंडसेट नहीं हो बदलेगा। अच्छा, माइंडसेट की मीनिंग समझता ना आपको? माइंडसेट की मीनिंग के लिए हर कोई अलग अलग तरीके से समझाता। मैं सिंपल बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाता। जो आपके माइंड में सेट है, जो आपके माइंड में सेट हो गया है ना, वही आपका माइंड सेट है। यदि आपके माइंड में ये सेट हो गया है कि भाई मुझे क्या बोलते हैं, मतलब मुझे पार्टी को ऐसा थोड़ा ऊपर नीचे करके बेचना पड़ता है, यदि ये दिमाग में सेट हो गया तो वही आपका माइंड सेट है। आपके दिमाग में सेट हो गया कि नहीं, मैं क्लियरिटी से काम करूंगा और मैं सही तरीके से लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा, ये आपका वो माइंड सेट है। जो भी आपके दिमाग में सेट हो गया वही आपका माइंड सेट है। और मैं वही चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग को सेट कीजिए। आप अपने दिमाग को अभी हमारी लैंग्वेज में बोले तो अपने दिमाग को रीसेट कीजिए। रीसेट करेंगे तो ये होगा कि आप अपने दिमाग में सही चीज रखेंगे, सही बातों को सेट करेंगे, और वहां से आपका माइंड सेट बदल जाएगा। आपके माइंड में जो सेट होगा वही आपका माइंड सेट हो जाएगा, 100%। राइट? तो माइंड सेट बदलने की जरूरत है, सही तरीके से काम करने की जरूरत है। थोड़ा हडल्स आएगा, थोड़ा हडल्स आएगा। अभी एक एग्जाम्पल की बात करूं, भगवान राम को जब सीता जी को लेके आना था, तो वो तो भगवान थे ना, भगवान का अवतार थे। वो तो बस पलक झपकते जा सकते थे, पलक झपक के आ सकते थे, कुछ कुछ नहीं होता। लेकिन उन्होंने भी उस रास्ते को एक्सेप्ट किया। वो लॉन्ग टर्म पे नहीं बोलेंगे हम, वो एक प्रॉपर वे से गए। नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट। लेकिन अयोध्या से क्या बोलते, श्रीलंका से अयोध्या आने के लिए शॉर्टकट यूज किया उन्होंने, पुष्पक विमान को। आने का शॉर्टकट था, जाने का कोई शॉर्टकट नहीं किया। उन्होंने बराबर उस रास्ते को, उस पाथ को फॉलो किया, जिस रास्ते को उनको चलना था, जिस रास्ते से जाना था। और उस रास्ते में उनको प्रॉब्लम बहुत आए, बहुत प्रॉब्लम का सामना करते रहे, लेकिन प्रॉब्लम का सामना करते करते वहां तक पहुंचे, अपने युद्ध को जीता उन्होंने, और उसके बाद सीता माता को लेकर वापिस आए। नो शॉर्टकट दोस्तों। आपने सुना ही होगा, ज्यादा लंबी स्टोरी तो नहीं बोलता, लेकिन आपने सुना ही होगा कि जब समुद्र की पूजा की थी उन्होंने 3 दिनों तक, उसके बाद भी जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने अपना धनुष बाण उठा लिया था। और उन्होंने बोला था कि मैं तुझे सुखा दूंगा। जिसके पास इतनी ताकत थी कि पूरा समुद्र को सुखा दे, वो 3 दिन भी पूजा की उन्होंने। नो शॉर्टकट। वो तो चाहते तो 1 मिनट में वहां पे समुद्र को सुखा देते ना। एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी का कोई शॉर्टकट होता है? पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट होता है क्या? हमारे आराध्य ने, हमारे देवता, हमारे भगवान ने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। युद्ध के महाभारत में भगवान कृष्ण ने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। 16 दिन तक महाभारत चली। अदरवाइज सोचिए कि जहां भगवान कृष्ण थे वहां तो एक सुदर्शन में सारा काम हो जाता, है ना। लड़ाई शुरू हुई, होने वाले चलो अब लंच अपन हस्तिनापुर में जाके करेंगे, इतने जल्दी सब काम निपट जाता। फिर भी भगवान ने युद्ध हुआ, वो पूरे 16 दिनों तक चला, सिस्टमेटिक चला। तो सिस्टम में जाओगे, पाथ को फॉलो करोगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, लेकिन क्या होगा, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। वो सक्सेस जो होती है वो हमेशा के लिए होती है ना। तो ये चीज को समझने की कोशिश करना है मेरे दोस्तों। तो ये चीज यदि आप समझ जाते हो, जान जाते हो ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सही तरीके से काम करोगे। इस दीपावली कम से कम इस चीज का प्रण करें कि आप सही तरीके से काम करें। इन्वेस्टमेंट के लिए नो डाउट एलआईसी का हो सकता है भविष्य में कमीशन कम हो, है ना। तो भविष्य में कमीशन यदि कम होते तो उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। जरूरी नहीं, अब यहाँ से मेरी बात थोड़ी अलग ट्रैक पे रहेगी, लेकिन आप उसको अदरवाइज में मत लें, आप समझें। मैं हमेशा ये बोलना चाहता हूँ कि एक इंश्योरेंस एजेंट जो होता है, वो सिर्फ एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाला बंदा नहीं होता, वो एक प्रॉपर फाइनेंस को मैनेज करने वाला बंदा होता है। राइट? पर हमारे ऊपर लोग बिलीव नहीं करते कि हम फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज हमारे हर सोल्यूशन जो होते हैं वो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के ही होते हैं। राइट? आपको टर्म इंश्योरेंस चाहिए, एल आई मतलब एल आई सी का प्रोडक्ट भाई। टर्म इंश्योरेंस के लिए तो एल आई सी में ही जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं। बच्चे के एजुकेशन के लिए एलआईसी में चले जाओ, बेटी की शादी के लिए एलआईसी में चले जाओ, रिटायरमेंट के लिए एलआईसी में चले जाओ, आपने लोन लिया है एलआईसी में चले जाओ, आपको वर्ल्ड टूर करने जाना है एलआईसी में चले जाओ, यानी कुछ भी करना हो तो एलआईसी में चले जाओ। मुझे हमेशा ये लगता है, डर लगता है कि किसी की तलाक हो गई और दोबारा शादी करना, तो ये ना बोले एलआईसी में चले जाओ, क्योंकि एलआईसी ऑफिस में जाओगे तो दूसरी शादी हो जाएंगी। भाई एलआईसी का काम ये सब नहीं है। एलआईसी आपका काम जो उसका मेन रोल है, आप उस मेन रोल को समझो। उसका सबसे पहला काम है आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। सेकेंड नंबर का काम है आपको एक स्टेबल तरीके से रिटर्न देना।
आपको ना बहुत ज्यादा रिटर्न देना, ना बहुत ही कम रिटर्न देना। आपके एक स्टेबल तरीके से मार्केट में जो है, स्टेबिलिटी के हिसाब से आपको रिटर्न देना, ये एलआईसी का काम है। राइट। एलआईसी आपका पैसा बना के नहीं देता। हम लोग बहुत सारे स्लोगन डालते हैं कि एलआईसी लेने वाला कभी भिखारी नहीं होता, और एलआईसी से मतलब कुछ तो भी ऐसा स्लोगन चलता है ना मार्केट में। तो इस तरीके वो सब बकवास है। हकीकत बोल रहा हूँ। एलआईसी क्यों जरूरी? सबसे पहले फैमिली प्रोटेक्शन चाहिए। सेकंड नंबर में एक गारंटीड इनकम। वो इनकम को आप एक गारंटीड के रूप में रखो, उसको इन्वेस्टमेंट मत लो। जहां पे यदि मान लो आपके इन्फ्लेशन से यदि वैल्यू कम आ रही है, बहुत ब्रॉड माइंड से समझना, मेरे ऊपर नाराज भी मत होना। समझना उसको, और समझोगे तो मुझे यकीन है कि आप मुझे अप्रिशिएट करोगे। यदि सपोज करो कि आपका इन्फ्लेशन 6% का है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और आपका यदि रिटर्न 5.5% आ रहा है, इसको आप इन्वेस्टमेंट बोलोगे? मैं नहीं बोल सकता, मेरा अनुभव नहीं बोलता। यदि 6% का इन्फ्लेशन है और 5.5% का रिटर्न आ रहा है आपका, तो आपका आप इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलोगे। ये आपने एक प्रोटेक्शन करके रखा है। जैसे हमारे घर के दरवाजे बना के रखे हमने। हमारे घर के दरवाजे इसलिए है कि कोई अनवांटेड इंसान एकदम से हमारे घर में ना आए। ये हमारा प्रोटेक्शन है। इसका ये मतलब नहीं कि मेरे घर का दरवाजे से सारा प्रोटेक्शन हो गया मेरी लाइफ का। राइट। आप समझिए उस बात को। तो ये चीजें जो है इंश्योरेंस में, यदि हम लोग यदि इन्फ्लेशन से नीचे भी आ रहा है, तो ये प्रोटेक्शन अमाउंट है, गारंटीड के रूप में हमारे पास आता रहेगा, मिलता रहेगा। ये वो वाला अमाउंट हमारा रहेगा। अब हमको इन्वेस्टमेंट भी उसको जोड़ना पड़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट जोड़ेंगे और आपका गारंटीड अमाउंट आएगा, तो दोनों को मिलाकर के यदि आप देखोगे, तो आपका इन्फ्लेशन 6% का है, तो पता चला कि आपका 8% का आपका, ये दोनों को मिलाकर के रिटर्न हो गया। 8% में आ गया ना, आप उसको बोलोगे इन्वेस्टमेंट। बिकॉज इन्फ्लेशन 6% का है, रिटर्न 8% का आ गया, इसको बोलेंगे हम लोग प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। राइट। मैं 8% का एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, है ना। तो ये समझ में आना चाहिए। यदि मैं पार्टी के पास जाऊं और पार्टी को बोलूं कि नहीं, बच्चे के एजुकेशन के लिए भाई 6% का इन्फ्लेशन है, 5.5% का रिटर्न ले लो, और एजुकेशन एलआईसी से करा प्लानिंग, तो ये तो आपकी गलत प्लानिंग हो गई मेरी नजर में, है ना। तो ऐसा नहीं कि हमें इंश्योरेंस प्रोडक्ट को नहीं लेना, लेकिन हमको ये लेना कि हमको 5.5% भी पकड़े, 6% भी पकड़े, जो भी आपका आईआरआर आता है वो आप आईआरआर को पकड़ो। साथ ही हमको ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल को भी पकड़ना पड़ेगा जो उसको दोनों को मिला करके, मान लो एक जगह मिला मेरे को 6%, दूसरी जगह मिला मुझे 10%, तो 6 और 10 को मिला दीजिए, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। 6 + 10 = 16, 16 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो एवरेज कितना निकल गया? 8% का निकल गया। 8% आप जाओगे तो आपको 8% का रिटर्न आप पार्टी को दिखा पा रहे हो। लेकिन आप बोलो कि नहीं, मैं सारी प्लानिंग इंश्योरेंस में कर दूंगा, तो 5.5 का 5.5, 6 का 6 ही रह जाएगा। वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा, फिर सामने वाला बोलेगा कि मुझे रिटर्न ही नहीं मिला। यदि यही सोल्यूशन यदि हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे, है ना। मैं ये नहीं बोलता कि ये गलत प्रैक्टिस है, नहीं भाई, प्रैक्टिस है। अभी आपको इन्फ्लेशन के बीट करना पड़ेगा, आपको 2 पैसे बढ़ा के उसको देना पड़ेगा। ये आपका एक्सपर्टाइज होना चाहिए। और यदि कैसे बढ़ाएंगे, किस तरीके से करेंगे, तो उसको आपको अलग अलग टूल में जाना पड़ेगा। हर जगह इंश्योरेंस ही आपको रिटर्न निकाल कर नहीं देने वाला। और आज के जमाने में आप लोगों को मैं बता दूं कि लोगों को गारंटी पसंद नहीं आती। हम लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, लाइफ टाइम टैक्स फ्री 8% गारंटीड। गारंटीड में हमारी छाती बिल्कुल 36 इंच की हो जाती है ना। गारंटीड 8% रिटर्न। लोगों को गारंटी पसंद नहीं आती। लोगों को गारंटी में बंधन नजर आता है। हकीकत बोल रहा हूं मैं आप मुझे ये समझ लीजिए कि मैं आपका प्रोस्पेक्ट हूँ, आपका पॉलिसी होल्डर हूँ, आपका प्रोस्पेक्ट हूँ। उस नजरिए से आप मुझे समझिए। लोगों को गारंटीड पसंद नहीं आता। आप लोग बोलते हैं गारंटी राइट, तो लोगों को गारंटी नहीं चाहिए। यदि गारंटी चाहिए होती तो लोग आज इसके शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा रहे होते। लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाया हुआ है, लोगों ने म्यूचुअल फंड में इतना पैसा लगाया। लोगों को गारंटी नहीं चाहिए, लोगों को रिटर्न चाहिए। आप गारंटी गारंटी करते रह जाओ, लोगों को रिटर्न से मतलब है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो लोगों को क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए। और जब तक आप रिटर्न बना के नहीं दे पाओगे, रिटर्न के साथ आप उसका तालमेल नहीं करा पाओगे, आप कैसे भी उसको बोलोगे कि मैंने प्रॉपर तरीके की प्लानिंग करा दी आपको? तो यदि ये करना है तो आपका माइंडसेट तो बदलना पड़ेगा। तो भाई कहाँ तक मुझे इंश्योरेंस के ऊपर प्रोडक्ट पे जाना है, कितना मुझे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को पकड़ना है, कितने मुझे दूसरे इंस्ट्रूमेंट टूल को पकड़ना पड़ेगा, जब तक मैं ये नहीं समझूंगा, जब तक इस तरीके का मैं एक हाइब्रिड सोल्यूशन उनको नहीं दूंगा, मुझे नहीं लगता कि आप सामने वाले को पकड़ पाओगे। मैं उस नजरिए से आपसे बात कर रहा हूं कि आपका प्रोस्पेक्ट हूं, और मुझे गारंटी नहीं चाहिए। आज के जमाने में हर किसी को आजादी चाहिए दोस्तों।
आज आप रील देखो ना, रील आप देखते ही होगे ना, कि रील में देखो क्यों लोग कितने, हम लोग बोलते हैं, बताओ आज के जमाने में क्या हो गया, कैसी कैसी रील बनने लगी। लोगों को आजादी चाहिए, गारंटी एक बंधन है, क्योंकि उतने की ज्यादा आप बढ़ नहीं सकते। गारंटी एक बाउंड्रीज है, जिसके आगे आप एक्सपांड नहीं कर सकते। लेकिन लोगों को एक्सपांड करना है, लोगों को फ्रीडम चाहिए, उस फ्रीडम के लिए वो कुछ पे करने को भी तैयार है, कुछ रिस्क लेने को भी तैयार है। अभी एक एक एग्जांपल की बात बोलूं मैं, आप कहीं किसी हिल स्टेशन में जाते हो, हिल स्टेशन में आपको बंजी जंपिंग करने का मौका मिलता है, आप बुक करते हो, उसमें रिस्क है, एडीडीबी एप्लीकेबल नहीं होता, पर आप नहीं सोचते इसके लिए। आप वो बंजी जंपिंग जंपिंग क्यों करते हो? क्योंकि आपको कुछ रिस्क लेना, आपको एक्साइटमेंट होना। आप गाड़ी तेज क्यों चलाते हो? आपको मजा आता है। आप गारंटी है ना, तो 40% में चलाओ। हाँ, फोर व्हीलर चलाते हो 60% में चलाओ, भाई गारंटी है एक्सीडेंट नहीं होगा। सब लोग 60% में चलाएं, लोग 180 में भी चला जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को फ्रीडम चाहिए, रिस्क लेने की कैपेसिटी लोगों में बढ़ गई है। जब लोगों में रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ गई है, लोगों को फ्रीडम चाहिए, हम गारंटी के बंधन में बांध देंगे, वो ठीक नहीं है। तो गारंटी प्लस, हम सिंपल सी बात बोलूं मैं, आप समझने की कोशिश करना, कि आप गारंटी और फ्रीडम दोनों को मिक्स कर दीजिए। समझ में आ रही मेरी बात? गारंटीड एंड फ्रीडम दोनों को मिक्स कर दीजिए, और दोनों को मिक्स करने के बाद भैया मिनिमम में चल तू हुआ तो ये होगा, मैक्सिमम में भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छा होगा। मिनिमम से मिनिमम ये जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम भगवान ने जो चाहा वो देगा। बंदे को खुद से मजा आता है कि मैं ये काम करूंगा, उसको अच्छा लगता है आपसे सुनना, आपसे जानना। लेकिन हर जगह हम लोग यही बोल रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग रहते हैं ना, सर मर गए तो क्या होगा, आप नहीं रहे तो क्या होगा, फैमिली का क्या होगा। लोगों को तो अभी जिंदा रहने में भी फ्रीडम चाहिए, तो मरने की तो फ्रीडम बाय डिफॉल्ट लोगों ने ले ही ली ना। लोगों को मरने से प्रॉब्लम नहीं है, हकीकत बोल रहा हूँ। रिस्क लेने से मजा है उनको, तो वो रिस्क लेने में मर भी जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान दुनिया में त्रास गया है, अभी बहुत परेशान है। जिसको देखो वही वही बेचारा परेशान नजर आता है। पैसे के प्रॉब्लम, किसी को जॉब का प्रॉब्लम, किसी का रिलेशन का प्रॉब्लम। हर इंसान अपनी लाइफ में फेड अप हो गया है। किसी को अपनी लाइफ में बहुत मजा नहीं आता, हकीकत बोल रहा हूँ मैं, बहुत सत्य बातें बोल रहा हूँ आप लोगों को। तो यदि आप उसको और बॉन्ड दोगे ना, तो वो मजा नहीं आएगा। तो आप उसके इन्वेस्टमेंट को एक फ्रीडम दो, एक पंख दो, कि भाई एलआईसी में हम इतना करेंगे, अदर इन्वेस्टमेंट टूल में हम इतना करेंगे, इस तरीके से हम मिक्सअप करेंगे, इस तरीके से हम इसको प्रोडक्ट का रिटर्न हमारे पास आने के एक्सपेक्टेशन रहेंगे। अब जब आप उसको बताओगे, समझाओगे, उससे वो बंदे का इंटरेस्ट आपके ऊपर आएगा, तब जाकर के वो आपसे जुड़ेगा, आपसे मिलेगा, आपसे बातें करेगा। है ना? तो जिंदगी में हमको मरने का एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, लोगों को जीने की तमन्ना है, जीना चाहते हैं, जीने दो, फ्रीडम के साथ जीने दो। उस जीने में उनको कुछ हो भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं लोगों को, बट रिस्क लेते हैं ना लोग। अभी शेयर मार्केट में आज का न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, दैनिक भास्कर का, कितना 30 या 40% का सिमेट्रिक फंड में रिटर्न्स आया है। लोगों को रिस्क लेने में मजा है दोस्तों। यदि रिस्क में मजा नहीं होता तो लोग क्रिकेट मैच नहीं देखते। लोगों को रिस्क लेने में मजा नहीं होता तो वो लोग कबड्डी नहीं देखते। वो एक एक्साइटमेंट होता है लाइफ में। वो एक्साइटमेंट आपको बरकरार करना पड़ेगा अपने प्रेजेंटेशन में, अपनी बातों में, अपने सॉल्यूशंस में। तब जाकर के बंदा आपसे जुड़ेगा, और ये करने के लिए आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। हर जगह, हर सॉल्यूशन के लिए सिर्फ मतलब एलआईसी के प्लान्स एप्लीकेबल नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं खुद अपनी जो पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ, उसमें एलआईसी का एक पार्ट रखा हुआ है। मैं अपने जब कोर्सेज रखता हूँ ना, मैं वो बोलता हूँ कि एलआईसी फाइनेंस के डोमेन का सिर्फ एक पिलर है, पूरा फाइनेंस नहीं है। एलआईसी का काम एक लेवल तक है, छाते का काम एक लेवल तक ही होता है। ऐसा नहीं कि बारिश की में छाते का ही पूरा काम रहता है। बैंक में जाओगे तो छाता जमा नहीं होता, वहां पैसे ही जमा होता है। आप बोलो बारिश हो रही, भाई छाता जमा कर लो। छाते का काम सिर्फ आपको प्रोटेक्शन देना हो, जितनी प्रोटेक्शन चाहिए उतनी प्रोटेक्शन देना है। बाकी उसको बारिश का मजा लेना तो आप लेने दीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? यदि आप बारिश का मजा लेने दोगे और आप उसके साथ में उसको प्रोटेक्शन भी दोगे कि तुझे कुछ हो रहा है तो मैं इसके लिए प्रोटेक्शन भी रखा हूं, तो लोग उसके लिए एग्री होंगे। मेरी बातें आपको, पता नहीं, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोगों के अभी बीच में ज्यादा रिस्पॉन्स भी नहीं आए यहाँ पे, दो तीन के अलावा, है ना, जो मेरी बातों को सुनते हुए लिख रहे थे। बाकी चेंजेस के लिए काफी लोगों ने बोले क्या मेरी बातों से आप एग्री हैं, आपको लग रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं, आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। और यदि इसके बाद भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एलआईसी 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 करेंगे, तो फिर बहुत लंबी जर्नी नहीं होती है। आप अपने आप को भी तो बांध रहे हो ना, आपको भी तो फ्रीडम चाहिए आपके बिजनेस के लिए। आप समझो इस बात को।
यदि मान लो किसी को डायबिटीज हो जाए तो वो पूरी शुगर को ही बंद कर देगा तो लाइफ भी नहीं चलेंगी। डायबिटीज पेशेंट को भी शुगर लेनी पड़ती है भाई। सब चीजों का आपका मिक्सअप होना चाहिए, सब चीजें आपके पास आनी चाहिए। ये मेरा आपको एक मैसेज था, ये मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा था, जो आज मैंने आप लोगों से बातें करी। कमीशन बैक का कुछ नहीं है राजदीप सर, यदि आपने शुरू से सुना होगा, आपने मैंने क्लॉबैक से ही शुरुआतें की थी। मिस सेलिंग करने वालों को प्रॉब्लम आएगा, आ सकता है, मैं ये नहीं बोलता आएगा। मैंने ऐसा कोई पढ़ा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि आने वाले दिनों में भाई बच्चा जैसे होता है ना हमारे घर में, वो सीधे तरीके से हमारी बात नहीं मानता तो कभी कभी पनिशमेंट देना ही पड़ता है। जो पनिशमेंट है वो क्लॉबैक के रूप में आएगा। जब मिस सेलिंग करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, और मिस सेलिंग नहीं करोगे तो पनिशमेंट नहीं मिलेगा। राइट, तो ये आप समझ के चले, तो आपको पनिशमेंट नहीं पाना है तो आप सही सेलिंग करें, इथिकल तरीके से काम करें। और बहुत सारे जो बाद में जो दोस्त लोग जुड़े थे, मैंने बहरूपिया ने जो ट्रेनर है अभी के डेट में, उनको बोला है तो ऐसे बहरूपिया से दूर रहिए, जो आपको मिस सेलिंग को अलग अलग अट्रैक्टिव तरीके से बात कर करके आपको प्रमोट करते कि ऐसा बेचो वैसा बेचो। जितना पीपीटी उतना बेचो, जो समय रिक्वायर्ड है उतना बेचो, तोड़ मरोड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। सेटलमेंट में जाओगे तो हमेशा ये देखो कि सेटलमेंट का रेट यदि कम भी हो गया, यदि प्रीमियम एडजस्टमेंट में रेट कम भी हो गया, तो उस बंदे के ऊपर बर्डन नहीं आना चाहिए, कल जाकर के वो नाराज नहीं होना चाहिए कि आपने तो ये बोला था, ये हो गया। राइट, तो ये सारी चीजें देख करके सोच समझ करके आप लोगों को अपने सोल्यूशन प्रोवाइड करने चाहिए अपनी पार्टी को। मिस सेलिंग वालों को मिलेगा, जो मिस सेलिंग करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। आप शायद बहुत सारा पॉइंट मिस कर गए राजदीप सर, तो या आप लेट जो जुड़े थे। मिस सेलिंग जो करेगा उनको मिलेगा, बराबर मिलेगा, है ना। जैसे लेटर बराबर अपने एड्रेस पे पहुंचता है, ये चीजें भी वहां तक पहुंचेंगी। तो जो दोस्त लोग मेरे साथ जुड़े थे, तकरीबन 1 घंटा हो गया मुझे आपसे बात करते हुए। राइट, क्या मेरी बातों से यदि आप सहमत है तो एक आखिरी आपसे कमेंट चाहूंगा कि मेरी बातों से यदि आप सहमत हैं, यहाँ पे मैं कोई कोर्स वगैरह डिक्लेयर नहीं कर रहा। देखिए, यदि आप लोग चाहोगे कि हमको सही तरीके से काम कैसा करना है, तो मुझे यदि आप लोगों को, यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करिए, है ना। आप लोगों के लिए मैं एक एक बहुत नॉमिनल अमाउंट का कोर्स लेकर आऊंगा, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट का। इतना नॉमिनल अमाउंट कि आप दोस्तों के साथ बैठोगे तो उसका 10% ही होगा वो। इतने नॉमिनल अमाउंट का कोर्सेज लेके आऊंगा, उस तरीके की सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की मैं बातें करूंगा, उस तरीके से कम्युनिकेट करने की बातें करूंगा, क्या बोलना चाहिए कैसा बोलना चाहिए, इस सारी तरीके से मैं आपसे बातें करूंगा, है ना। यदि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि मैं कोर्स यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आप आज में या मतलब कल में मेरे नंबर पे या तोसी मैम के नंबर पे या व्हाट्सएप में, मतलब हमारे ऑफिस के नंबर पे आप कोर्स के लिए इंक्वायरी करेंगे, यदि मुझे सफिशिएंट लोग रहेंगे जो इंटरेस्टेड रहेंगे, है ना, तो मेरा जो कोर्स वगैरह डिक्लेयर होगा 500-700 रुपये के आसपास ही होता है, क्योंकि मैं बहुत लंबा अमाउंट का कोई कोर्स नहीं करता। 500 या 750 के आसपास का कोर्स होगा। यदि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, सफिशिएंट अमाउंट में लोग मिलेंगे, तो मैं कोर्स करूंगा जहाँ पे मैं जो आज मैंने बातें करी इसको इन डेप्थ में और बातें करूंगा कि हमको क्या पॉइंट रखना चाहिए और किस तरीके से ये न्यू चेंजेस को। कल मेरा एक सैटरडे को मेरा सेशन हुआ है, जो मेरा माई मेंटर कोर्स चल रहा है, वहां पे ऑलरेडी मैंने अपनी बातें वहां पे बताई थी, समझाई थी मेरे दोस्तों को, है ना, कि किस तरीके से मैं पार्टी को बताना है। ये जो न्यू चेंजेस आए हैं ना, इवन प्रीमियम बढ़ा है ना, 5%, 2%, 4%, जहां पे जितना प्रीमियम बढ़ा होगा, प्रीमियम कुछ बढ़ा भी है। बट ये प्रीमियम बढ़ने के बाद किस तरीके से आप सेल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये मैं गारंटीड फॉर्मूला आपको बता सकता हूँ, हकीकत में बता सकता हूँ। और मैं दावे से लिख के दे रहा हूँ कि मेरा ट्रेनिंग कर लेना, नॉमिनल अमाउंट की ट्रेनिंग है, 500-700 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं रहेगा, उतने की ट्रेनिंग कर लेना। और जो बड़े बड़े बहरूपी हैं उनकी ट्रेनिंग कर लेना, और कंपेयर कर लेना कि किसके सोल्यूशन प्रॉपर है इस चेंजेस के बाद। और आने वाले 2 महीने 3 महीने बाद तक की, क्योंकि मेरे बहुत सारे कंटेंट चोरी भी होते हैं, बहुत कंटेंट मेरे चोरी होते हैं 2-3 महीने तक, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ मैं बहुत दावे से बोल रहा हूँ, बहुत अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। मैं मार्केट वाला बंदा नहीं हूँ, मैं लोगों को एनालिसिस करने वाला बंदा हूँ, मैं वहां से बोल रहा हूँ ना। तो ये चेंजेस जो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद जो चेंजेस जो आपको सेल करने का आइडिया दूंगा, ये हकीकत में आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, जिससे आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, यकीन मानना। राइट, तो यदि आप इसमें कर पाओगे। यस यस, बाला बाला साहब साहब
आप सही बोल रहे हैं, बहुत मिसगाइड किया जा रहा है ना। और बहुत लोगों को तकलीफ आ रही है, बहुत लोगों को तकलीफ आ रही है हकीकत में। मैं सेशन करने वाला नहीं था, अभी देखो मेरे पीछे का बैकग्राउंड, मेरे ऑफिस का काम चालू है। उसके बाद भी मैंने बोला चलो अब सेशन कर ही लेते हैं, क्योंकि अभी मैं अपनी बातें आप लोग तक पहुंचाना चाह रहा था, क्योंकि मुझे बहुत कॉल आ रहे थे। बहुत लोग जो बाकी में मेरे स्टूडेंट रहे हैं वो मुझे पूछ रहे थे, जो अलग अलग कोर्सेज किए थे, उनके फोन आ रहे थे या व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि सर ये भी कैसे करेंगे। अभी तो सही में पार्टी को बताना समझाना प्रॉब्लम है, कल जाके रिटर्न काम आएगा तो क्या होगा। तो रिटर्न आपको मैं इस तरीके से आज मैंने बहुत अच्छे से आपको हिंट देने की कोशिश करी है। ये सोल्यूशन कैसे निकाल के दोगे आपको वो भी मैं बताऊंगा, राइट। यदि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो जरूर इंक्वायरी कीजिए। मिनिमम 50 लोग रहेंगे तो मैं कोर्सेज अपना कोर्स करूंगा, अदरवाइज हम लोग कोर्स नहीं करेंगे। और कुछ लाइफ में बदलाव लाना है तो करिए, बहुत नॉमिनल अमाउंट वाला कोर्स रहेगा, बाकी कोर्स कुछ नहीं है। अगर रिपीट करूं, डिस्क्लेमर दे दूं, कोर्स की मार्केटिंग नहीं कर रहा, बट जो लोग बाकी में चेंजेस चाहते हैं उनको मैं आह्वान दे रहा हूँ कि वो आए, वो जुड़े, है ना। और यदि वो जुड़ेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे, तो इस दीपावली से लेकर के नवंबर दिसंबर तक कैसे इसको इनकेस करना है प्रॉपर तरीके से, आपको वो पूरे आइडिया मैं आपको दूंगा, पूरी डिटेल में मैं आपसे बातें करूंगा, राइट। तो 1 दिन का कोर्स होगा या 2 दिन का कोर्स होगा, जैसा होगा उसके हिसाब से फीस होगी। तो उसके हिसाब से आप लोग यदि इंटरेस्टेड होंगे तो आप इंक्वायरी कीजिए, आपको मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा। और चेंजेस तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। ये चेंजेस, परिवर्तन जो है वो जीवन का नियम है, और सही चेंजेस होना जरूरी है ना। आपकी डायरेक्शन सही है लेकिन एफर्ट सही नहीं है तो प्रॉब्लम है। एफर्ट सही हो, डायरेक्शन गलत है तो भी प्रॉब्लम है। डायरेक्शन भी सही हो, एफर्ट भी सही हो, आपका माइंडसेट भी सही हो तो ही काम होगा। अदरवाइज इंश्योरेंस इंडस्ट्री आने वाले भविष्य में कंप्लीटली ऑनलाइन होने वाली है। वो जो आपको बोल रहे हैं कि ऑनलाइन में आ जाओ, डिजिटल एजेंट बन जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लोग एजेंट के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, कंपनी के ऊपर ज्यादा बिलीव करेंगे। तो डिजिटल एजेंट बनो, वर्चुअल एजेंट बनो, जो भी एजेंट बनना बन जाओ, कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि माइंडसेट ही नहीं बदला तो क्या बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। तो ये डिजिटल बनने से कुछ चेंजेस नहीं होगा। माइंडसेट बदलो, आपको ऑफलाइन में भी आप बहुत बड़ा काम करोगे, बहुत अच्छा काम करोगे, मैं आपको दावे से बोलता हूँ। लेकिन वक्त लगता है किसी भी चीज को सीखने समझने में, उसको काम करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन ईमानदारी से करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, राइट। तो मैंने आप लोगों का आज वक्त लिया, आप लोगों ने अपना वक्त दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आप तक पहुंची होंगी। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा था, यदि मेरी बातों से कोई हर्ट हुआ हो तो वो सॉरी भी नहीं बोलूंगा मैं तो बेसिकली, क्योंकि मैं हकीकत बोल रहा हूँ, है ना। तो हर्ट हुआ हो तो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन चेंजेस होना चाहिए, चेंजेस आपको करना पड़ेगा, है ना। हो गई पीर पर्वत सी कोई पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे दिल में नहीं तो तेरे ही दिल में सही, कहीं भी हो लेकिन एक आग जलनी चाहिए, और ये माइंडसेट बदलना ही चाहिए, और इथिकल आपको काम करना ही चाहिए, राइट। तो मिलते हैं अपने आने वाले नए सेशन में। तब तक आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हैप्पी दीपावली, यदि दीपावली के पहले एक सेशन में नहीं मिल पाए तो हैप्पी दीपावली। ईश्वर आपको बहुत सद्बुद्धि दे, आपको सद्मार्ग में चढ़ने की प्रेरणा दे। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ मैं आपका दोस्त संदीप राजकुमार जैन, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।